वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज अभी जो लास्ट सीरीज मैंने खत्म करी थी वो द अम्ब्रेला अकेडमी का सीजन 3 था, जिसके 10 एपिसोड थे और वो बहुत अच्छी तरीके से गाइज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर अब तक भी आपने उसे नहीं देखा है या रिकैप नहीं लिया है तो सीजन 4 देखने के लिए, समझने के लिए आपको सीजन 3 देखना कंपल्सरी हो जाएगा गाइज, क्योंकि उसके बिना जो पीछे के लिंक्स है वो कहीं ना कहीं समझने में थोड़े से मुश्किल हो सकती है। बाकी सीजन 4 आ चुका है, जिसके अभी तक तो गाइज 6 एपिसोड ही आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा क्लोजर है। सीजन 4 ही इसका फाइनल और आखिरी सीजन है। तो ये 4th सीजन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको एक क्विक रिकैप दे दिया जाए, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर जिस टाइमलाइन के अंदर थी वहाँ पे एक पैराडॉक्स बन गया था और जो इनके फादर है यानी कि सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा होटल बनवाया था जिसकी दूसरी तरफ एक नया यूनिवर्स था। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले इन्हें कुछ योद्धाओं से फाइट करनी थी, बेल बजानी थी और इसी के साथ में नई दुनिया के अंदर एंट्री करनी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने पहले लूथर को मारा, फिर क्लाउस को अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद में सारे बच्चे जब बेल के ऊपर खड़े हुए तो एक ऐसी मशीन स्टार्ट हो गई जिससे कि ये सारे अम्ब्रेला अकेडमी वाले मरने वाले थे। लेकिन सही टाइम पे एलिसन ने रेजिनाल्ड को मार दिया और उस बटन को लेकिन प्ले भी कर दिया, जिससे कि पूरी टाइमलाइन रीसेट हो गई। जब ये सारे अम्ब्रेला अकेडमी वाले बाहर निकले तो इनकी पावर्स चली गई थी, साथ ही में कुछ मेंबर्स गायब हुए थे। इसी के साथ में सब जिंदा तो थे लेकिन टाइमलाइन में कुछ तो हलचल थी। ये था गाइस सीजन 3 का रिकैप, जहाँ पे ये लोग एक बार फिर से कायनात को बर्बाद करके टाइमलाइन को खत्म करके एक नई टाइमलाइन के अंदर आ गए थे। जिसके बाद में सीजन 4 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर जीन एंड डॉक्टर जीन है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही नाम जीन है। इनके सामने दो नॉर्मल लोग बैठे थे जिन्हें ये दोनों मिलकर गजब का चूना लगा रहे थे और बहुत सारा पैसा भी लूट चुके थे। ये दोनों बेचारे उठ के जाने लगते हैं तो ये जीन कपल इन्हें उठ के जाने नहीं देता और पेनल्टी लगाने लगता है। जिसके बाद में एक आदमी आके इन्हें इशारा करता है और ये जीन कपल बाहर आ जाता है। बेसमेंट के अंदर आने से पता चलता है कि एक आदमी जो कि आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करता है वो इन दोनों के लिए एक ब्रीफकेस लाया था जिसके लगभग $10,000 मांग रहा था। जीन कहती है कि हमारे पास 5,000 से ज्यादा नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि 10,000 से कम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। तब पता चलता है कि इस जीन कपल ने मिलकर उस आदमी को जान से मार दिया, ब्रीफकेस भी ले लिया और पैसे भी ले लिए। साफ दिख रहा था कि बहुत ही खतरनाक वाला जीन कपल है ये, क्योंकि इनकी बातों से इनके और जिस तरीके से इन्हें बनाया गया है शुरुआत से ही काफी ज्यादा डेंजर लग रहे थे। अब गाइज यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो सब कुछ द अम्ब्रेला अकेडमी के आर्टिफैक्ट्स थे, जिसके अंदर पुराने जितने भी लोग थे यानी कि सीजन 1, 2, 3 के अंदर जिन जिन लोगों ने जो एक्टिविटी करी है उसकी चीजें इकट्ठी हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ रही है। पूरी टाइमलाइन एकदम से बदली नहीं है बल्कि अभी भी कुछ चीजें बची हुई ही है। साथ ही में इन दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज्यादा है। जिसके बाद अब फाइनली हमें द अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर से मिलवाया जाता है। सबसे पहले हमें विक्टर से मिलवाया जाता है, जिसने 6 साल बाद, क्योंकि ये टाइमलाइन 6 साल बाद की शिफ्ट हो गई थी, तो विक्टर ने मेहनत करके एक बार ओपन किया था। काफी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन लड़कियों के मामले में उसकी अभी भी अच्छी नहीं बनती। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि लूथर का कॉल था और उसे शाम को मिलने के लिए कहता है। असल के अंदर आज डिएगो और लाइला की बेटी का बर्थडे था और सबको मिलना था, लेकिन विक्टर कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। जिसके बाद हमें लूथर की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। लूथर बेचारा बिल्कुल फेलियर से गुजर रहा था, क्योंकि अब उसके पास जो हट्टी-कट्टी बॉडी थी वो तो चली गई थी, पावर से चली गई थी, तो उसके पास कोई दूसरा टैलेंट भी नहीं था। बस नाच रहा था एस्ट्रोनॉट के कपड़े पहन के क्लब के अंदर स्ट्रिपर के जैसा, और वहाँ पे बस छोटे मोटे पैसे मिल जाते थे, उससे उसका गुजारा हो रहा था। जिसके बाद में सीन डिएगो के ऊपर शिफ्ट होता है। यह हाथापाई करने वाला, चाकू फेंकने वाला लड़का बेचारा एक डिलीवरी बॉय बन चुका था, जिसकी डिलीवरीज बहुत ज्यादा फेल थी। लोगों के शीशे टूट जाते थे, लेट डिलीवरी हो रही थी और जिंदगी एकदम बेकार चल रही थी। सीन जिसके बाद में लाइला के ऊपर शिफ्ट होता है। अब वो एक बच्चे की नहीं बल्कि 3 बच्चों की माँ है, जिसमें से एक बच्ची का बर्थडे है और इन्होंने अपनी बच्ची का नाम ग्रेस रखा था। अब गाइस ग्रेस इनकी रोबोट माँ थी, जिसे हमने 1, 2, 3 तीनों सीजन में देखा है कि वो एक रोबोट थी और डिएगो की तो बहुत ज्यादा फेवरेट मॉम थी। वो साफ पता चल रहा था कि लाइला बच्चों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। जिसके बाद में सीन एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन चुकी है, एक्ट्रेस बन चुकी है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक छोटा मोटा एड कर रही है, यानी कि इस टाइमलाइन के अंदर वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, बस अपना गुजारा कर रही है यही सब मॉडलिंग वगैरह करके। जिसके बाद में सीन क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है। अब गाइस हमने पहले भी देखा था कि एलिसन के साथ में क्लाउस हमेशा से रहा करता था, तो इस बार भी एलिसन के साथ में क्लाउस रहता है, यानी कि एलिसन की जो बेटी क्लेयर थी जिसके पीछे वो इतनी पागल थी, क्लाउस उसी को ही संभालता है। लेकिन क्लाउस की लाइफस्टाइल बहुत बदल गई थी। क्लाउस के पास में से जब पावर चली गई कि वो मर सकता है तो वो बहुत धीरे चलता है, हमेशा एकदम प्रोटेक्टिव कपड़े पहन के चलता है, तेज नहीं भागता, रूल्स नहीं तोड़ता और क्लेयर से समझाती है कि हम नहीं मरेंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ एक ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सारे लोग दूसरी टाइमलाइन की बातें कर रहे थे। हालांकि अगर इस टाइमलाइन के अंदर देखा जाए तो ये किसी पागल से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन सर हारग्रीव्स, अम्ब्रेला अकेडमी, स्पैरो अकेडमी, टाइमलाइन का चेंज होना, ये सारी बातें इन सारे लोगों को पता थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग पुरानी टाइमलाइन से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है नंबर 5 भी यहाँ पे बैठा है, जो कि अपनी पूरी तरीके
से आइडेंटिटी चेंज करके बैठा है। इसका नाम जेरोम है और वो कहता है कि हाँ मैंने भी टाइमलाइन में जंप किया है, मैं एक बहुत बड़ी लंबी टाइमलाइन से गुजर के आया हूँ, 3 बार कायनात बर्बाद करी है, मेरी एज 63 की है लेकिन मैं एक बच्ची की फॉर्म में अटक गया हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे समझ पाएंगे। और यहाँ के लोग मतलब सारी बातों को अंडरस्टैंड भी कर रहे थे, कोई भी इस बात को झूठ नहीं समझ रहा था। तब यहाँ पे एक बैठा हुआ बंदा नंबर 5 को अपने साथ लेके चलता है और कहता है कि तुम्हें तो सही जगह पे मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें एक ढंग की जगह पे लेके जाऊंगा मैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 ने खुद की मूछें वगैरह हटाई और वो बिल्कुल खुद के जैसा जो नॉर्मल लड़का दिखता है, उसने इंटेलिजेंस के अंदर जॉब ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे वो इसी ग्रुप की फाइल लेकर आता है और अपने सीनियर को दिखाता है। साथ ही में बताता है कि कीपर्स नाम का एक ग्रुप है जो कि दूसरी टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, सर हार्ग्रेव से रिलेटेड है और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो उसका सीनियर था वो नंबर 5 की बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और कहता है कि देखो तुम एक बहुत अच्छे स्पाई बन सकती हो, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तो तुम दूसरे केसेस के ऊपर ध्यान दो बजाय कि ये फालतू लोगों के ग्रुप के ऊपर। यानी कि नंबर 5 की बातों पे कोई विश्वास ही नहीं करता। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं। अब गाइस बेन ने बहुत बड़ी चोरी करी थी क्रिप्टो वगैरह के अंदर, जिस कारण उसे जेल हो गई थी। 4-4.5 साल बाद वो जेल से बाहर निकला था और लूथर उसे लेने के लिए आया था। जिसके बाद हम एलिसन को देखते हैं जो कि अपने घर में पहुंचती है और हम देखते हैं कि क्लाउस ने खुद को पैक करने के लिए, सेफ रखने के लिए नीचे के पूरे अपार्टमेंट को बबल रैप से रैप कर रखा था कि कोई भी चीज उसे टकरा ना जाए और वो बस मर ना जाए। अब यहाँ पे एलिसन क्लाउस को कहती है जाने के लिए कि क्लेयर को वो लेके चला जाए आज डिएगो के बेटे की पार्टी में। लेकिन क्लाउस का कहना था कि तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। एलिसन कहती है कि नहीं मेरे पास थोड़ा काम है और मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। जबकि क्लाउस को अच्छी तरीके से पता था कि एलिसन को कोई काम वाम नहीं है। असल के अंदर एलिसन जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसने डिच किया था, सर हार्ग्रेव्स के साथ मिल गई थी, तो कोई भी उससे बात करना ही नहीं चाहता था। ओवरऑल क्लाउस रेडी हो गया था क्लेयर को उस पार्टी में ले जाने के लिए। हम यहाँ पे लूथर और बेन को देखते हैं जो कि पार्टी के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर जाते हैं सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हेलो हाय करते हैं। बेन का मन नहीं था वैसे तो इस फैमिली से मिलने का क्योंकि वो स्पैरो था, लेकिन लूथर कहता है कि देखो अब सिर्फ तुम जिंदा बचे हो, अगर अंदर नहीं चले तो मैं पेरोल वाले को बोल दूंगा कि तुम बाहर घूम रहे हो। ना चाहते हुए भी बेन को सबके साथ मिलना पड़ता है। अब यहाँ पे लायला और डिएगो का भी सीन दिखाया जाता है जो कि बस बच्चों के केक और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। नंबर 5 से बेन बात करता है कि मुझे तो फालतू के अंदर जेल में डाला गया है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं था। जिसके बाद में हम एलिसन और क्लाउस को देखते हैं जो कि पार्टी तक पहुंच गए थे, लेकिन क्लाउस एकदम पैक होके आया था हेलमेट वगैरह लगा के, और वो एलिसन को कहता भी है कि तुम साथ चलो, लेकिन एलिसन मना कर दी थी कि मुझे कोई भी नहीं पसंद करता, सब चाहते ही नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ, तो फिर आखिर मैं वहाँ आके करूंगी भी क्या। या जिसके बाद में हमें डिएगो की सिचुएशन बताई जाती है जो कि बहुत बेकार सी जॉब कर रहा था और बार बार में नंबर 5 को कहता है कि देखो इंटेलिजेंस में तो मेरा क्यों नहीं रेज्यूमे देते, मुझे हर तरीके की चीजें आती है, मुझे कराटे, कुंफू, जुजुत्सु और भी कई सारी चीजें आती है, प्लीज तुम उन्हें बोल के तो देखना मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। नंबर 5 कहता है कि हाँ जरूर बोल दूंगा। और यहाँ पे अब क्लाउस क्लेयर के साथ में इस पार्टी के अंदर एंट्री कर लेता है। उसे हर एक चीज बहुत अनहाइजीनिक लगती है, वो हर जर्म से, हर एक चीज से दूर रहता है। क्लाउस बेन से मिलता है, बेन भी क्लाउस से मिलता है और यहाँ लायला और डिएगो के बीच में एक पिनियाटा को लेके फाइट हो जाती है। डिएगो ने कहा था कि ये पिनियाटा वेस्ट से लेकर आना, लेकिन लायला इसे ईस्ट से ले आई थी। तो डिएगो का कहना था कि आखिर तुम ईस्ट में करने क्या गई थी। तब लायला कहती है कि देखो फालतू का तो शक अभी मुझ पे करो मत और दूसरा काम करो। उसके बाद वो बाहर चली जाती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, तो उसे एलिसन मिलती है। वो गाड़ी के अंदर जाती है और बैठ जाती है और एलिसन से कहती है कि क्या बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तब तक इसी तरीके की जिंदगी हमें झेलनी पड़ती है। और उसके बाद में एलिसन और लायला दोनों ही बैठ के इस बात पे जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है दोनों के बच्चे हो गए थे। एलिसन की तो पहले से ही थी लेकिन उसे ये लाइफ नहीं चाहिए थी। साथ ही में लायला जो कि एक बहुत अच्छी फाइटर थी, उसे ये बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए थे और अब ये बच्चों के बीच में पजल्ड हो गए थे। लायला एलिसन को खींच के पार्टी के अंदर ले ही जाती है। एलिसन मना करती है कि देखो वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वहाँ अंदर जाते ही सब लोग उसे देखते हैं और अच्छा खासा इग्नोर भी कर देते हैं। लूथर माहौल को ठंडा करने के लिए एलिसन के पास जाता है, हाय हेलो करता है और कहता है कि यार ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। और उसके बाद में लूथर और डिएगो की बात होती है। यहाँ पे डिएगो बताता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि दूसरी बार भी हम लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे और उसके बाद में हमारे 3-3 बच्चे हो जाएंगे, मुझे ये लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। जहाँ पे लूथर का कहना था कि मैंने और स्लोन ने तो इन चीजों के सपने देखे थे। जहाँ पे डिएगो से माफी मांगता है कि हाँ यार मुझे माफ कर दो, अब जैसी भी है मेरी ही फैमिली है, कुछ नहीं कर सकते इन चीजों के साथ में। अब जिसके बाद में हम विक्टर को देखते हैं। अब यहाँ पे विक्टर फाइनली आ ही गया था पार्टी के अंदर ना करते हुए भी, तो यहाँ पे वो जैसे अंदर घुसने वाला था तो एक आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम प्लीज मेरे साथ गाड़ी में जाके बैठ जाओ। विक्टर कहता है कि देखो मुझसे फालतू की बात मत करो, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ गाड़ी में। और यह आदमी विक्टर के करंट लगा देता है और उसे वहीं पे बेहोश करके किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद में सीनियर पार्टी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पिनाटा लगा दिया जाता है, यानी कि एक तरीके का हॉर्स जिसे मार मार के तोड़ना होता है और उसके अंदर से चॉकलेट्स वगैरह निकलती है, लेकिन ये इतना ढीठ था कि टूट ही नहीं रहा था। और तब डिएगो को शक होने लगता है कि आखिर उसकी वाइफ लायला इसे लेकर कहां से आई है। जिसके बाद तो लूथर आता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है, बहुत बुरी तरीके से। अब तक केक भी आ चुका था, लेकिन लूथर की गलती की वजह से वो केक सीधा जमीन पे गिर जाता है और सारी पार्टी एकदम बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद में सीन यहाँ एक और ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये एकदम ऑफिशियल वाला कीपर्स का ग्रुप था जहाँ पे नंबर 5 जेरोम बन के आया था और बाकी के लोगों को देख रहा था। और तभी उसे वहाँ पे लायला मिल जाती है जो कि खुद की आइडेंटिटी चेंज करके घूम रही थी
है और खुद का नाम नैन्सी बताती है। ये दोनों मिलते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पे नैन्सी यानी कि लायला बताती है कि वो अपने फैमिली से बहुत ज्यादा तंग हो रखी थी और उसे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही थी। ये बुद्धू लोग पागलों वाली बातें तो कर रहे हैं लेकिन काम की बहुत ज्यादा है, हो सकता है हमें कोई नई चीज देखने के लिए मिले। तो नंबर 5 और लायला दोनों ही बैठ जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं वो जीन कपल था और सारे लोगों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि आप लोग हमारी बातों पर विश्वास करते हैं और हम जिस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं आज उसका नाम है द अम्ब्रेला इफेक्ट। यानी कि अम्ब्रेला अकेडमी वाले बच्चे खुद बैठे हैं और अपने ही बारे में बातें सुन रहे थे। इस जीन कपल ने अम्ब्रेला अकेडमी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर रखी थी, जैसे कि सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स का एक मर्डर के अंदर यानी कि प्रेसिडेंट के मर्डर में शामिल होना, कुछ बच्चे जिनके पास में सुपर पावर्स होना, अलग अलग तरीके की कारनामे करना, उन सारे लोगों का गायब हो जाना। इसका मतलब साफ था कि ये लोग एक गलत टाइमलाइन के अंदर है और इन लोगों को एक सही टाइमलाइन में जाना चाहिए जहाँ पे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और वो सारी चीजें ठीक होंगी शुद्धिकरण से। अब यहाँ पे लायला तो बैठी थी, खैर उसे भी इस चीज का मतलब नहीं पता था और नंबर 5 को तो बिल्कुल नहीं पता था। इसी के कारण ये दोनों खुसर फुसर करने लगते हैं। लायला कहती है कि देखो चुप हो जाओ, अगर हम खुसर फुसर करेंगे तो ये हमें उठा देंगे, बातचीत करेंगे, चुप हो जाओ। लेकिन इतनी देर में तो जीन कपल को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो डाउटफुल है। उसके बाद में ये नंबर 5 और लायला दोनों को ही खड़ा कर देते हैं और पूछने लगते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं और कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। नंबर 5 बताता है कि वो एक ऑरलैंडो ब्रांच से आया है, उसका नाम जेरोम है और कीपर्स ग्रुप का पुराना मेंबर है। जहाँ पे लायला भी कहती है कि हाँ मैं तो नैन्सी हूँ। तो ये जीन कपल कहते हैं कि अरे नैन्सी हम तो तुम्हें पहले से जानते हैं। उसके बाद में नंबर 5 कह ही देता है कि मुझे शुद्धिकरण के बारे में पूछना है, जहाँ पे जीन कपल कहता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम एक कंप्लीट लेक्चर देने वाले हैं, तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद में लायला और नंबर 5 एक साथ में डिनर करने के लिए चले जाते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद में लायला का कहना था कि तुम हारग्रीव्स भाई एक नंबर के क्लमसी हो खाना खाने में और वो उसके मुंह को साफ करने लगती है। अब गाइस ये एकदम गलत सीन था जब यहाँ पे डिएगो पहुंच गया था। असल के अंदर डिएगो लायला का पीछा कर रहा था और नंबर 5 की शक्ल उसे नहीं दिख रही थी, तो उसे लगा कि लायला उसके साथ में चीट कर रही है। जिसके बाद में सीन यहाँ अम्ब्रेला अकेडमी के घर पे शिफ्ट हो जाता है। पहले ये घर एक बहुत ही अमेजिंग महल के जैसा था लेकिन अब ये घर एक खंडर में बदल गया था। लूथर अब यही रहा करता था क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे, रहने की जगह भी नहीं थी और वो बेन को अपने साथ लेकर आता है। बेन भी देखता है कि घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लूथर कहता है कि यार मैंने बहुत सारा काम कराया है इस घर में, लेकिन बेन को ये घर पसंद ही नहीं आता। तभी इन दोनों को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि विक्टर को अगर तुम्हें बचाना है तो एवेन्यू 5 पे पहुंच जाओ ड्राई क्लीन शॉप पे। अब ये चीज पढ़ के तो लूथर सारे भाई बहनों को इकट्ठा कर लेता है। अगले ही कुछ टाइम के अंदर सारे भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोगों को टेंशन होने लगती है कि क्या ये विक्टर का कोई प्लान है या फिर सर हारग्रीव्स का प्लान है या फिर कोई और चीज है जो कि इन्हें परेशान करना चाहती है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विक्टर को बचाना तो जरूरी था। इसी के कारण अब सारे के सारे गाड़ी के अंदर बैठ के 5th एवेन्यू पे पहुंच जाते हैं ड्राई क्लीन वाली शॉप के अंदर। बड़ा अच्छा लग रहा था इन सबको एक साथ में देखकर और इन लोगों के सामने तभी विक्टर बैठा था जिसके मुंह के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ था। उसे निकाला जाता है तो विक्टर समझाता है कि भाई मैं तो पार्टी के अंदर ही आया था लेकिन मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। कोई उसके बाद भी विश्वास नहीं करता कि तुम तो आना ही नहीं चाहते थे, तो फिर आखिर क्या हुआ। तभी यहाँ पे एक आदमी निकल के बाहर आता जिसके हाथ में गन भी थी। खैर नंबर 5 के पास में भी गन थी और तभी आदमी समझाने लगता है कि देखो मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है, मुझे तुम लोगों की जरूरत है, मेरी मदद करो। उसके बाद में वो आदमी अपनी गन नीचे रख देता है और समझाने लगता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम जेनिफर है और वो बेटी गायब हो गई है। पिछले कुछ टाइम से वो एक ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व थी जिसका नाम द कीपर है। वो पिछले कई दिनों से ये सारा सामान इकट्ठा कर रही थी और अब वो गायब हो गई है और मुझे मिल भी नहीं रही है। पहले तो उसने मुझसे बात करना छोड़ा, क्या आप लोग प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ के ला सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि देखो तुम आखिर ये बात हमसे क्यों कह रहे हो, पुलिस में जाओ ना। तो ये आदमी कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं पुलिस में नहीं गया होऊंगा। वो लोग इस बात पे ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं है और मुझे पता है कि आखिर अम्ब्रेला अकेडमी क्या चीज है। तो ये लोग कहते हैं कि हम वो अम्ब्रेला अकेडमी वाले मेंबर नहीं है, हमारे पास में कोई भी पावर नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि देखिए आप ही लोग हैं जो कि उसे ढूंढ सकते हैं। अब इन लोगों ने मिलकर इस बॉक्स को देखा जिसमें बिल्कुल डिट्टो इन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें थी। तो आखिर जेनिफर नाम की लड़की इन लोगों को कैसे जानती है और इन लोगों के ऊपर रिसर्च क्यों कर रही थी। तो ये बहुत अमेजिंग वाली मिस्ट्री होने वाली थी। इसी के कारण नंबर 5 वो बॉक्स उठा लेता है और कहता है कि 24 घंटे में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। ये सारे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते खाना वगैरह खाते हैं, पहले जेनिफर के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ में इस बॉक्स के अंदर इन्हें एक और जार मिलता है जिसके अंदर एक तरीके का लिक्विड था। अब नंबर 5 कहने लगता है कि देखो ये एक मैरीगोल्ड है, मेरे ख्याल से हमारी पावर्स इसके अंदर है, लेकिन क्या तुम में से कोई चाहता है जिसे पावर्स चाहिए। सबसे पहले हाथ बेन का खड़ा होता है कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे तो पावर्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन बाकी सारे लोग मना कर देते हैं कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल से जाके ठीक हुई है, 6 साल लगे बिल्कुल सेटल होने में, खुद को ठीक करने में, अब वापस से वो पुरानी चीजें नहीं चाहिए। अब सब अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं कि जैसे लायला के बच्चे को डिएगो को डॉक्टर के लेके जाना है और विक्टर ने भी एक बहुत मुश्किल से बार खड़ा करा है, उसे भी ये सारा काम करना है। ओवरऑल ये सारे लोग इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि इन्हें पावर्स वापस चाहिए। लेकिन बेन यहाँ पे चोरी छुपे उसे चुरा लेता है और अपने पास में रख लेता है। धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो बेन वॉशरूम जाने के बहाने खड़ा हो जाता है और उसके बाद में जब वापस आता है तो सब लोगों को कहता है कि अरे यार आखिरी ड्रिंक मेरी तरफ से। सब लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं ड्रिंक हमें नहीं करनी, लेकिन बेन कहता है कि मैं पिला रहा हूँ यार, मेरी तरफ से पी लो। और सारे लोग उस साकी को पी लेते हैं। जिसके बाद में अभी भी बेन यहीं बैठा था।
लूथर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बेन मना कर देता है कि नहीं, मैं अपना आखिरी टाइम अपने साथ खुद के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। और इसी के साथ गाइस ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या अब इन लोगों ने अगर ये मैरीगोल्ड पिया है तो इनकी पावर्स वापस आ जाएगी? तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होने वाली है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। द अम्ब्रेला एकेडमी के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने सीजन 1, 2, 3 का एक बहुत अच्छा रिकैप देखा था। इसी के साथ में अम्ब्रेला एकेडमी का एक एक मेंबर 6 साल बाद में क्या कर रहा है वो सारी चीजें देखी थी। साथ ही में एक लड़की जेनिफर नाम की जो कि गुम हो गई थी और अम्ब्रेला एकेडमी के लोगों पे रिसर्च कर रही थी, उसे ढूंढने के लिए ये सारे लोग निकलने वाले थे, लेकिन रात में बेन ने इन सबको एक एक शॉट्स पिलाया था। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। अब गाइस हमें पता था कि इस बेन ने कुछ तो गड़बड़ करी है, तो उसी के साथ में अब सारे लोगों की नींदें उड़ती है। जब लूथर उठता है उसका सर बहुत बुरी तरीके से चकरा रहा था, पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसने ड्रग्स लिए हैं। उसका जो ओनर था वो कहता है कि भाई ये फालतू की बातें मुझे मत सुनाओ, ड्रग्स तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि यहीं से खरीदनी चाहिए थी, जाके अपना परफॉर्मेंस दो। लेकिन न जाने कैसे लूथर बहुत ज्यादा फुर्ती में आ जाता है, बहुत गजब वाला डांस करता है, जंप करता है, जहाँ पहले उसे एक लड़की नहीं देखती थी और आज उसने पूरे के पूरे क्लब को अपना दीवाना कर दिया था। लोग कहने लगते हैं कि यार ये इतना अच्छा डांस कब से करने लग गया। जिसके बाद में हम डिएगो को देखते हैं, पहले उसका एक भी पार्सल सही शॉट पे नहीं जाता था और आज एक एक पार्सल बहुत अमेजिंग तरीके से डिलीवर हो रहा था। नंबर 5 को भी बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जैसे थोड़ा सा आगे निकलता है तभी वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। इसका मतलब था कि नंबर 5 की टेलीपोर्ट की पावर स्टार्ट हो गई है, जैसे कि लूथर और डिएगो की स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लूथर वापस से अपने पुराने रूप यानी कि बंदर जैसा बन गया था। वही पूरी बॉडी के ऊपर भर भर के बाल, बॉडी का एकदम हट्टा कट्टा हो जाना और लोगों का डर जाना। और अब धीरे धीरे करके सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। वही वापस से अम्ब्रेला एकेडमी के घर के अंदर सबकी हालतें बिगड़ी हुई थी, पूरे चेहरे के रंग उड़े हुए थे, सबकी तबीयत खराब हो रही थी और सब एक दूसरे से पूछने लगते कि आखिर हो क्या रहा है। लायला कहती है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, आखिर मेरे साथ देखो क्या हुआ है। असल के अंदर गाइस इस बार इन सारे अम्ब्रेला एकेडमी के मेंबर्स की पावर इंक्रीज हो गई थी, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई थी। लायला की आंखों से अब लेजर निकल रहा था, पूरे के पूरे घर के अंदर वो लेजर चलाने लग जाती है। सब कहते हैं कि अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। विक्टर जो कि हर बात पे गुस्सा हो जाया करता था, इस बार भी अपनी पावर से ब्लास्ट करने वाला था कि आखिर ये हुआ क्या है और किसने किया है ऐसा। तभी बेन आता है लटकता लटकता और इस बार उसके टेंटिकल्स तो इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बॉडी से निकल के बाहर आ गए थे। 2 टेंटिकल्स बाहर निकल के बस लहरा रहे थे। अब सबको समझ में आ गया था कि ये किया धरा बेन का है। बेन ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? विक्टर जो था बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि मैंने इतने साल तक मेहनत की, वापस से खुद को सेटल डाउन किया, मुझे पावर्स नहीं चाहिए थी और आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे बेन कहता है कि आखिर तुम लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है, तुम खुद बताओ कि क्या तुम्हें ये पावर्स नहीं चाहिए थी? तुम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लूथर से पूछो। जहाँ पे लूथर कहता है कि हाँ यार बात तो सही है, वैसे मैंने डांस किया और मेरे मैनेजर ने मुझे प्रमोट किया। बेन एलिसन को कहता है कि तुम्हें हमेशा से क्या बी ग्रेड एक्ट्रेस बनना था, तुम्हें भी अपनी इन्फ्लुएंस की पावर से एक अच्छा खासा रोल मॉडल बनना है। इसी के साथ में वो हर किसी को अलग अलग पावर्स के बारे में बताता है, लेकिन सारे के सारे लोग छिड़े हुए थे कि बेन को आखिर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, उसने ये बहुत गलत किया, सब लोगों के मर्जी के खिलाफ किया और एटलीस्ट उसे एक बार तो पूछना चाहिए था। अब गाइस असल के अंदर जो बेन था उसकी बॉडी के पीछे से टेंटिकल्स निकल रहे थे और जो क्लाउस है उसके अंदर पावर्स नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हमें एक सीन के अंदर दिखाया जाता है कि सब लोग क्लाउस से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था। तब हमें पता चलता है कि क्लाउस ने तो असल के अंदर वो जो कल वाली ड्रिंक थी उसे पिया ही नहीं था बल्कि पीछे फेंक दिया था और वो ड्रिंक जाके सीधा बेन के ऊपर लगी थी। बेन के पीछे जब वो ड्रिंक गिरती है तो इसी के कारण उसके टेंटिकल्स भी पीछे से निकलने लगते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और अब ओवरऑल इन्हें अपनी पावर्स के बारे में पता लगाना था कि आखिर इनके साथ में ये सब हुआ कैसे, जेनिफर कौन है और जब से वो लड़की का नाम स्टार्ट हुआ है तभी से इनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इन्हें ये सारी बातें पता लगानी है तो पहले तो जेनिफर के पास में जाना पड़ेगा और उससे पहले तो उस आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसने कल रात को इन सबको इकट्ठा किया था कि आखिर उसके पास में ये मैरीगोल्ड आया तो आया कहाँ से। लेकिन उसे पहले ही बेन को गजब वाली वॉमिट होने लगती है और वो यहीं पे वॉमिट करने लगता है। बाकी सबकी शक्लें भी बिगड़ ही रखी थी। ठंड का टाइम था, सारे अम्ब्रेला एकेडमी वाले मेंबर एक साथ में इकट्ठे होते हैं और बाहर निकल के गाड़ी में बैठना शुरू करते हैं, जिसके बाद में 5th एवेन्यू पे जाके उसी शॉप के अंदर जाते हैं। लेकिन एक रात के अंदर ये पूरी जगह बदल जाती है, कोई एक कपड़ा भी नहीं लटक रहा था, ना ही कोई इंसान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी भाग गया। लेकिन हर किसी मेंबर का अलग अलग स्टेटमेंट था कि या तो वो आदमी के ऊपर अटैक हुआ है या फिर वो खुद ही भाग गया या फिर इन लोगों को किसी जाल में फंसाना चाहता है। और सिर्फ एक पेपर लटका हुआ था जिसके ऊपर न्यू क्रिम्सन का एड्रेस था। अगर इन लोगों को अब चीजें पता लगानी है, उस आदमी जिसका नाम साई था उसके बारे में पता लगाना है, तो इन लोगों को न्यू क्रिम्सन जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डिएगो और लायला को टेंशन होने लगती है। ऑब्वियसली बात है, लायला के 3 बच्चे हैं, जबकि डिएगो कहता है कि प्लीज मुझे मेरी फैमिली के साथ में रहने दो, तुम भी बाहर जाती हो और मैं बस काम करता रहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज मेरे साथ चलो और मैं बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ओवरऑल लायला और डिएगो अपने फैमिली मेंबर के पास भी बच्चों को छोड़ छाड़ के इस फर्स्ट मिशन के ऊपर निकल जाते हैं कि आखिर न्यू क्रिम्सन में इन्हें क्या मिलने वाला है। सारे के सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, एक्साइटेड तो थे लेकिन चेहरों की 12 बज रखी थी, हद से ज्यादा ठंड थी, ऊपर से सबको बिल्कुल उल्टी के जैसा हो रहा था।
ऊपर से ये गाड़ी भी खराब थी जिसके अंदर बच्चों वाला गाना चल रहा था, बेबी शॉट और वो गाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब इरिटेट हो रहे थे और बार बार में कांच खोलने के बारे में कहते हैं, लेकिन ना तो डिएगो कांच खोलता है ना ही गाड़ी के शीशे नीचे करता है और सब लोगों को बुरी तरीके से बस वॉमिट आने वाली थी। नंबर 5 बेचारा उस कांच की खिड़की को खोलने की कोशिश जैसे ही कर रहा था तभी हैंडल उसके हाथ में ही आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे सारे के सारे लोग इस वैन के अंदर ही उल्टी करने लग जाते हैं, हद से ज्यादा उल्टी, क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो रही थी। विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से इस गाड़ी के सारे शीशे तोड़ देता है, जिसके बाद तो डिएगो को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी साइड में लगा देता है, क्योंकि असल के अंदर उसे खुद भी वॉमिट आ रही थी, लेकिन बेचारा बस गाड़ी चला रहा था कैसे तैसे करके। फिर ये लोग अपनी गाड़ी को वापस से पैक करते हैं क्योंकि शीशे तो टूट गए थे और उसके बाद में इस जर्नी की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अब इतनी दूर आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल ही क्या था, अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ना चाहिए था। रात होने पे नंबर 5 आगे बैठा था, डिएगो भी जाग रहा था और नंबर 5 से बात करने लगता है। उसे लग रहा था कि लायला उसके साथ में डिच कर रही है, उसने उसे किसी के साथ में देखा था, अच्छी तरीके से वो चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन लायला जरूर उसे डिच कर रही है। नंबर 5 को तो पता चल गया था कि लायला तो उसी के साथ में बैठी थी और डिएगो शायद गलत सोच रहा है, इसी के कारण वो समझाता है कि तुम अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा रखो, वो पिछले 6 साल से तुम्हारे साथ है, तुमसे प्यार करती है, हो सकता है कोई और रीजन रहा होगा या हो सकता है कोई उसके साथ में सही इंसान होगा, तुम इतना ज्यादा गलत मत सोचो। ये सब क्या कि वो डिएगो को शांति दिलाता है, जबकि डिएगो कहता है कि मैंने मेरी आंखों से देखी है सारी चीजें। ये सारी बातें लायला भी सोती सोती सुन रही थी और उसे पता चलता है कि डिएगो को शायद उसके बारे में पता लगने लगा है, जिसके बाद में अब ये सारे लोग मिलके न्यू ग्रम्सन में पहुंच चुके थे। एक जगह उतरते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, तभी लूथर आता है और इन सबको एक साथ में खड़े होने के लिए कहता है और एक पिक्चर क्लिक करता है। अब यहाँ पे बेन भड़का हुआ था और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई मिशन में नहीं आना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जबकि बेन के चक्कर में ही शायद इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ा था, लेकिन बेन इनके साथ कोई हेल्प कराने में रेडी था ही नहीं, क्योंकि वो खुद को अलग मानता था, स्पैरो मानता था। तो अम्ब्रेला एकेडमी वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ बेन एक तरफ चला जाता है और बाकी सारे भाई बहन 3-3 की टीम में उस जेनिफर नाम की लड़की को और साई नाम के आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये एक अच्छा सा शहर था जहाँ पे क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, ठंड थी, शॉपिंग थी, बहुत अच्छा माहौल था। बेन इसके बाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी बदतमीजी कर देता है। एक आदमी उसके पास था जो कि बेन से हालचाल पूछता है, लेकिन बेन उसे रिटर्न में अनशन चीजें बक देता है। तो यहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम रोजी था, वो बेन को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की, ये रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि जो बुरी क्लाइंट्स हो उन्हें भी सर के ऊपर बैठा के रखते हैं। बेन कहता है कि मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा। तो रोजी कहती है कि अच्छा तुम पुलिस वाले को बुलाना चाहते हो, मैं खुद यहाँ की ओनर हूँ, तुम क्या बुलाओगी, मैं खुद पुलिस वाले को बुलाती हूँ। अब बेन को पता चलता है कि अगर पुलिस वाले आते हैं तो सबसे पहले तो उसे ही पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो खुद एक फ्रॉड आदमी था। इसी के कारण बेन यहाँ से परेशान होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ लूथर, एलिसन और विक्टर एक साथ में थे। लूथर यहाँ पे सुंदर सुंदर चीजें देख रहा था, विक्टर और एलिसन आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे पास फोन है लेकिन कोई कॉल नहीं करता। हमने लास्ट सीजन में देखा था कि विक्टर और एलिसन के बीच में हद से ज्यादा झगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इस बार ये दोनों अच्छी तरीके से बात करते हैं कि अब आखिर गिला शिकवा रखना ही क्यों है, चीजें बदल गई हैं, हम दोनों साथ में हैं, दोनों ने बहुत सारा काम भी किया है, स्ट्रगल भी कर रहा है, तो जैसे चल रहा है वैसे सारी चीजें ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ हम डिएगो, लायला और नंबर 5 को देखते हैं। डिएगो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए कुल्हाड़ी फेंक फेंक कर 3 अच्छे खासे टॉयज ले लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बच्चे हैं तो उसकी पहली पसंद अपने बच्चों के लिए सामान खरीदना ही था। और यहाँ हम क्लाउस को देखते हैं जिसने अभी तक भी उस पावर को नहीं पिया था और साथ ही में उसे टैरो कार्ड रीडिंग भी आती थी। सेकंड सीजन में हमने देखा था कि वो एक बाबा जी बन गया था, तो वो अपने टैरो कार्ड रीड करता है जिसके अंदर आखिरी कार्ड आता है कि आज उसकी मौत तय है। और क्लाउस को तो बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि वो कभी भी मर गया तो शायद वापस जिंदा होगा ही नहीं। वो उस बॉटल को निकालता भी है, मैरीगोल्ड को देखता भी है, लेकिन वापस से रख देता है। जिसके बाद में हम रोजी को देखते हैं जो कि बैठ के खा रही थी और बेन को बाहर ठंड में बैठा हुआ देखती है तो उसे अंदर बुला लेती है। इसके बाद बेन अंदर आ जाता है और ये दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। बेन अपने बारे में बताता है कि असल के अंदर वो तो जेल से निकल के आया है, उसने एक फ्रॉड किया था लेकिन वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जब पे रोजी कहती है यार तुम कैसे इंसान हो, तुमने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, उसके बाद में भी खुद को सही प्रूफ कर रहे हो। दोनों हंसने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे रोजी कहती है कि वो 6 साल में अनाथ हो गई थी, उसका यहाँ पे कोई भी नहीं है। जब वो यहाँ से भागना चाहती थी तभी उसके अंकल वगैरह ने उसे हेल्प करी, उसके बाद इतना प्यारा सा शहर उसे मिला जिसके बाद वो कभी गई ही नहीं। यहाँ पे बेन भी कहता है कि उसकी फैमिली भी मर गई है, ये जो भाई बहन है ये उसके असली भाई बहन नहीं है और वो भी बस एक शांत पीसफुल लाइफ चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो गया था, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से लूथर एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे एलिसन एक आंटी से पूछ लेती है कि क्या आप किसी जेनिफर नाम की लड़की को जानती है, और तभी ये आंटी वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं जानती, और सामने वाले आदमी को जाके कहती है कि टाइम आ गया है। यहाँ दूसरी तरफ हम नंबर 5 को देखते हैं जो कि वापस से अपने टेलीपोर्ट करने की पावर का इस्तेमाल करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाता। तभी लायला उसके पास आती है और बातचीत करने लगती है कि तुम कितने अच्छे भाई हो, तुमने सारी बात को कितनी अच्छी तरीके से संभाला। शायद डिएगो को पता चल जाता तो वो बहुत ज्यादा गलत सोचता। मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहती लेकिन फिर भी आखिर में उसे क्या बताती। इतनी देर में डिएगो आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। तो ये दोनों ही बात पलट देते हैं और कहते हैं कि नहीं हम तो आज क्या दारू पीने वाले हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। तो डिएगो को फिर से शक होता है कि हाँ आजकल तो तुम्हारी पसंद वैसे भी बदल गई है। और तभी नंबर 5 को फील होता है कि कोई तो है जो कि उसे काफी देर से घूर रहा
है। और इन दोनों को भी समझ में आ गई थी, लायला और डिएगो को, कि यहाँ का माहौल कुछ तो खराब होने वाला है। सारे लोग एकदम से रुक जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते और इन्हें कंटिन्यूअसली घूरने लगते हैं। दूसरी तरफ लूथर, एलिसन और विक्टर को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और इन्हें यहाँ से भागना चाहिए। तभी एक औरत आती है और एलिसन को शूट करने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे विक्टर ने पावर निकाल के उस औरत को मार दिया। या दूसरी तरफ हम बेन और इस लड़की रोजी को देखते हैं, तो उसके जो अंकल थे वो रोजी को उठा के खींचने लगते हैं। तो बेन मना करता है कि आखिर तुम उसे क्यों खींच रहे हो, उसे पेन हो रहा है, उसे छोड़ दो। यहाँ दूसरी तरफ अब सबके ऊपर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। डिएगो और लायला खुद की जान बचा रहे थे और लायला के अंदर से खुद की पावर निकल भी नहीं रही थी। नंबर 5 जैसे जंप करता है तो वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, सबवे वाली जगह पे, जहाँ पे उसके सामने एक ट्रेन थी, लेकिन जो उसके आसपास की जगह थी यानी कि प्लेटफॉर्म था, वो बहुत अजीब तरीके का प्लेटफॉर्म था। जैसे गेम जोन में होता है ना कि काफी सारी लाइट्स होती है, अलग अलग तरीके के घुमावदार रोड होते हैं, इस जैसे। नंबर 5 आगे बढ़ता है और उस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन बार बार में उस लड़की के लिए मना करता है कि आखिर तुम इस लड़की को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। रोजी भी कहती है कि अंकल आप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जहाँ पे वो आदमी कहता है कि बेटा देखो तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो, ये आदमी तुम्हें मार सकता है, तुम इससे दूर रहो। और तभी ये लोग मिलके बेन को एक बहुत ही गजब वाला शॉक दे देते हैं और बेन के अंदर से टेंटिकल्स निकल जाते हैं। बेन कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब ये सारे लोग मिलके इस लड़की को कहते हैं कि देखो ये कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम सेफ रहोगी। लेकिन कहीं ना कहीं रोजी को लग रहा था कि बेन सच्चा है और ये लोग झूठे हैं और ये लोग बेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी के कारण वहां से बेन और रोजी दोनों ही भाग जाते हैं। जिसके बाद से नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है। वो उस ट्रेन से सफर करके एक दूसरी प्लेटफॉर्म पर निकलता है। उस सबवे से बाहर निकल के जैसे ही वो शहर में पहुंचता है तो उसे बिल्कुल सारी चीजें शांत दिखती है, कुछ भी चीज गड़बड़ नहीं लगती है। टाइम वही था, दिन वही था, लेकिन उसे समझ में आता है कि टाइमलाइन अलग है। तभी वो नीचे आता है और वापस से उसी ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लायला और डिएगो बस बचने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा इनके ऊपर गोलियों की बरसात हो रही थी और लायला अपनी आंखों से लेजर नहीं निकाल पा रही थी। तभी डिएगो बाहर निकलता है। अब गाइस हमें स्टार्टिंग से पता है कि जो डिएगो की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाकू छुरी फेंकने की पावर थी, लेकिन इस बार जब वो बाहर निकलता है तो गोल गोल घूमता है और सारी की सारी बंदूकें उसी के साथ में गोल गोल घूमती है और डिएगो के रिटर्न अटैक के साथ में ही सारी की सारी गोलियां इन्हीं लोगों को लग जाती है। यानी कि डिएगो की भी पावर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई थी। एक आखिरी आदमी था जो कि डिएगो को मार देता, लेकिन तभी लायला ने अपनी आंखों से लेजर निकाला और उस आदमी के 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि बैठा ही था और एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मार देंगे। क्लाउस कहता है कि क्या तुम जेनिफर हो, मैं तुम्हें पहचान गया, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए थे, लेकिन रुको रुको 5 मिनट रुको, मेरे और भाई बहन भी आने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहती है कि देखो मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में है, चलो यहाँ से। इतनी ही देर में भागते हुए लायला और डिएगो भी आते हैं। दूसरी तरफ से बेन और रोजी आती है और चिल्लाने लगती है कि नहीं वो जेनिफर नहीं है, बल्कि जेनिफर तो मैं हूँ। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जेनिफर कौन है। इतनी देर में बाकी लोग भी आ जाते हैं और तभी ये जो लड़की थी वो कहती है कि तुमने मेरा नाम सुनने में गलती कर दी, तुम लोगों को शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और वो क्लाउस को शूट कर देती है। अब क्लाउस के पास में तो पावर थी नहीं, वो ऑलमोस्ट मरने लग जाता है, लेकिन बेन यहाँ पे था तो बेन इस लड़की को मार के जेनिफर को बचा लेता है। यानी कि जो ये असली लड़की थी जो कि अभी तक अपना नाम झूठ बता रही थी, वो कहती है कि मुझे लोगों से बचने के लिए नाम कहा गया था कि मुझे आखिर ये नाम किसी को नहीं बताना। और अब ये सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन अभी तक भी लूथर, एलिसन और विक्टर नहीं आए थे। सारे लोग इन तीनों के ऊपर भयंकर शूट करते हैं, लेकिन न जाने कैसे लूथर इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। हमें लास्ट सीजन में दिखाया गया था कि लूथर के पास में अच्छी खासी पावर है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग है, लोगों को मार सकता है, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो बंदूकों को भी झेल जाएगा। ये उसके पास एडवांस पावर हो गई थी। लेकिन अब लूथर कहता है कि मैं लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता हूँ। विक्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एलिसन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आंखों से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है। अब तक एलिसन सिर्फ और सिर्फ मुंह से अपनी बातों से ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रही थी, लेकिन इस बार तो उसकी आंखों से कमाल हो गया था। और अब तो यहाँ पे नंबर 5 पे जंप करके पहुंच गया था। ये चारों बुरी तरीके से फंसे हुए थे, लेकिन तभी यहाँ पे गाड़ी लेकर आता है और इस सेंटा क्लाउस को उड़ा देता है। जिसके बाद में अब ये सारे के सारे लोग ही अंदर बैठते हैं और सबको पता चल रहा था कि क्लाउस मरने वाला है। तभी उस मैरीगोल्ड को निकाला जाता है और उसके बाद में ना करते हुए भी क्लाउस के पेट में उसे डाल दिया जाता है, क्योंकि क्लाउस को भी जिंदा करना ही था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्लाउस शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन कुछ ही देर में क्लाउस भी वापस जिंदा हो जाता है। यही उसकी पावर थी और यही पावर उसे वापस से मिल जाती है। क्लाउस रोने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं बनना था ऐसा। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि जेनिफर कौन है, कहाँ से आई है और उसे उसके फादर के पास वापस लेके जाना है। तो जेनिफर कहती है कि क्या मेरे तो कोई फादर ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ से ले आए। तभी इनका एक बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। कोई आता है जो कि इनकी गाड़ी को उड़ा देता है। इसी वक्त गाइस हमें एक सीन दिखाया जाता है कि बेन और जेनिफर के हाथ आपस में टकराते हैं। इनके हाथों में एक स्पार्कल होता है, एक अलग ही तरह की एनर्जी एक्सचेंज होती है और सारे के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, बुरी तरीके से घायल थे। और जो दूसरी गाड़ी थी और उस गाड़ी से जीन कपल बाहर निकलता है। वो गाड़ी को खोलते हैं और उसके बाद में जेनिफर को उठाते हैं। जेनिफर मना करती है, लेकिन इतनी हालत में नहीं थी कि मना कर पाए, और बेन बेचारा रोक भी नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत भी खराब थी। और यहाँ पे जीन लायला को पहचान गए थे, तो वो लायला को कहते हैं कि अरे नैन्सी ऐसा कैसे किया तुमने। ये चीज डिएगो ने सुन ली थी कि आखिर लायला को कोई नैन्सी कहकर क्यों बुला रहा है। यानी कि सारे लोग थोड़ी
थोड़े होश में थे, बट इनका बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। और इसी के साथ में गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आखिर ये जेनिफर कौन है, इसके बारे में बहुत सारी गुत्थी निकलने वाली है गाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। द अम्ब्रेला एकेडमी के लास्ट एपिसोड में गाइज हमने देखा था कि अम्ब्रेला एकेडमी के सारे मेंबर्स पहुंच गए थे न्यू क्रिम्सन के अंदर, और वहाँ पे इन सारे लोगों के ऊपर एक बहुत ही गजब वाला अटैक हुआ था। इनके पास वो तो अच्छा हुआ की पावर्स थी, इसी के कारण इन सब की जान बच गई, और अगर नहीं होती तो शायद ये सारे के सारे मारे जाते। जेनिफर के बारे में पता चला था कि जेनिफर के पीछे इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी लगा रखी थी, पूरे शहर को बना रखा था, और न जाने क्यों बेन बस उससे ज्यादा अट्रैक्टेड हो रखा था और बस उसकी सेफ्टी चाहता था। और आखिरी सीन में इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। जेनिफर को भी जीन कपल उठा के अपने साथ ले गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। अब आखिर जब ये जेनिफर का इतना ज्यादा रोल आ रहा है तो जेनिफर कौन है गाइज, ये हमें बताया जाता है। गाइज सीजन 3 के अंदर भी मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन करी थी कि स्पैरो अकेडमी के अंदर जब बेन था तब भी वो जेनिफर की ड्राइंग्स बनाया करता था। उस वक्त तो बस वो एक अननोन एंटिटी के जैसे ड्राइंग किया करता था, लेकिन आखिर जेनिफर उससे कनेक्टेड क्यों थी। सीजन 1 के अंदर और सीजन 2 के अंदर भी बताया गया था कि जो छोटा बेन था, जब ये बचपन के अंदर बेन मर गया था तो वो एक जेनिफर इंसिडेंट के कारण मरा था। तो अब ये सारी गुत्थी जेनिफर से रिलेटेड है, और मैं कह सकती हूँ गाइस कि ये पूरा सीजन कहीं ना कहीं बेन के साथ में ही कनेक्ट करा गया है और बेन को एकदम हाईलाइटेड दिखाया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में टीवी पे एक न्यूज चल रही थी जहाँ पे 2 फिशरमैन थे और यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा स्क्विड मिला था। न्यूज चैनल पे ये सारी चीजें बिल्कुल लाइव हो रखी थी। तभी उस स्क्विड के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई मुंह निकाल रहा है और किसी इंसान का फेस दिखाई दे रहा है। तभी उस स्क्विड को जैसे ही काटा जाता है तो उसके अंदर एक छोटी बच्ची निकलती है, एक छोटी इंसान की बच्ची। और जब उसे पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई, तो उस बच्ची का आंसर था शुद्धिकरण। तो आखिर ये बच्ची बनी कैसे, इसके अंदर कैसे आई, क्या इसे कोई खा गया था या किसी ने इसे पानी में फेंक दिया था, ये सारी चीजें तो गाइस आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। जिसके बाद में हम बेन और बाकी सारे भाई बहनों को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद में चलो खड़े तो हो गए थे, जिंदा थे, और बस अब एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो कपल उठा के जेनिफर को क्यों ले गया, इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं। लूथर का कहना था कि जितने भी लोगों ने हमें मारा था उन सब के ऊपर हारग्रेव्स लिखा हुआ था, तो आखिर क्या इनके डैड ने इनके ऊपर हमला करवाया था, और आखिर उस लड़की को इतनी बड़ी सिक्योरिटी में क्यों रखा गया था। जिसके बाद में हम क्लाउस को देखते हैं। क्लाउस की हालत हद से ज्यादा खराब थी और वो बहुत ज्यादा परेशान भी था। एलिसन उससे पूछती भी है कि भाई क्या हो गया, तो क्लाउस यहाँ पे भड़कने लग जाता है कि मेरे पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। असल के अंदर क्लाउस जिस तरह का इंसान था, यानी कि उसके पास में जिस तरह की पावर थी, तो वो एक बाबा वगैरह बना हुआ था जहाँ पे वो हद से ज्यादा ड्रग्स लेता था, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, गलत गैंग के अंदर था। तो ओवरऑल उसे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, सिंपल सोबर बना हुआ था। एलिसन कहती है कि मैंने भी तो तुम्हारा ध्यान रखा है, तुम नशे पत्ते करते थे, मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ रखा और 5 साल के बाद में तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। क्लाउस कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या कह रही हो, मैंने तुम्हारी बेटी का ध्यान रखा है। तुम्हारा पति रेत जब तुम्हें छोड़ के चला गया था तब तुम्हारी बेटी के साथ फुल टाइम मैं रहा करता था और तुम मुझे ये सब चीजें सुना रही हो। करते करते एलिसन और क्लाउस के बीच में बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है। क्लाउस सबको सुनाता है और उसके बाद में बस वहां से चला जाता है कि मुझे अब तुम लोगों के साथ में रहना ही नहीं है। तुम यही तो चाहती थी कि मैं पुराना क्लाउस बन जाऊं, क्या अब तुम खुश हो कि मैं पुराना क्लाउस बन गया हूँ? तुम्हें नहीं चाहिए था ना कि मैं शांति से रह पाऊं, और अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना। और क्लाउस वहां से चला जाता है। एलिसन भी कहती है कि भाई तुम में से किसी और को चिल्लाना है मेरे ऊपर तो चिल्ला लो, सब लोग चिल्ला ही तो रहे हैं मेरे ऊपर। जिसके बाद में अब इन सब लोगों को आगे की प्लानिंग तो करनी ही थी। अब या तो ये जेनिफर को ढूंढ सकते थे, या फिर ये उस साई जो वो आदमी है उसे ढूंढ सकते थे, या फिर जो कीपर है जिसके थ्रू शायद ये सारी चीजें हुई होगी, यानी कि जीन कपल, उन्हें ढूंढ सकते हैं, या फिर ये सर हारग्रेव्स के पास में जा सकते हैं। तो बेन कहता है कि मैं तो जेनिफर के पास में जा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये सब जाएंगे कैसे? गाड़ी तो इनकी खटारा हो रखी है। इसके बाद में पहले तो ये सारे लोग गाड़ी ठीक कराने के लिए जाते हैं। नंबर 5 यहाँ पे जो सीआई एजेंसी थी उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और कैसे एक विंटेज गाड़ी थी जिसने लोगों को ठोक दिया था। गाड़ी के नंबर वगैरह सब कुछ गलत थे, लेकिन कुछ भी करके उसकी डिटेल्स निकलवाओ। यहाँ एक तरफ अभी बेन को जेनिफर की ही टेंशन हो रही थी, तो डिएगो का कहना था कि कुछ देर पहले तक तुम्हें इस केस के अंदर 1% इंटरेस्ट तक नहीं था और अभी तुम्हें जेनिफर को बचाना है। यहाँ पे विक्टर भी कहता है कि तुम्हें हम लोगों के साथ रहना चाहिए, अलग जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन बेन बिल्कुल पागल हो रखा था। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, तुम लोग जाओगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा दोगे। बेन किसी की भी नहीं सुनता और ये सारे लोग अलग अलग चले जाते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए लोग थे वो अलग अलग टीम्स बनाते हैं कि कुछ लोग जाएंगे सर हारग्रेव्स के पास में और बाकी लोग जाएंगे कीपर्स के पास में। इस वक्त अभी सारे लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे थे, सब लोग सो गए थे। तब यहाँ पे लायला डिएगो से बात करती है क्योंकि उसे पता था कि डिएगो कहीं ना कहीं गुस्से के अंदर है। लायला बताती है कि वो एक बुक क्लब था, लेकिन उसके अलावा भी एक तरह का वो क्लब था। डिएगो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक आदमी के साथ बैठी थी और ये चीज मैंने मेरी आंखों से देखी है। लायला जोर जोर से हंसने लगती है। डिएगो कहता है कि तुम इतनी सीरियस बात पे हंस रही हो, जहाँ पे लायला कहती है वो और कोई नहीं बल्कि नंबर 5 था, वो मेरे साथ पे था और हम दोनों मिलकर उस क्लब के अंदर काम कर रहे थे। मुझे कुछ अलग चीज हटके करनी थी। जहाँ पे डिएगो का कहना था कि मैं भी तो मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ ना, तो फिर आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? लायला का कहना था कि वो बच्चों के डायपर चेंज कर करके उन्हें स्कूल में बदल बदल के परेशान हो गई थी। जहाँ पे डिएगो का
कहना था कि क्या मुझे खुशी मिलती है पैकेजेस को डिलीवरी करने में? मैं भी तो उतना का उतना परेशान हूँ, तो फिर आखिर तुम कैसे परेशान हो सकती हो? क्या मैंने तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर फंसाया? जहाँ पे लायला कहती है कि देखो मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं था, लेकिन अभी ऑलरेडी हम एक सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, तो शायद हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, तब जाके मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। नंबर 5 पीछे से बैठ की बातें सुन रहा था कि मियां बीवी के बीच की बात है, लड़ रहे हैं, शायद आगे जाके चीजें नॉर्मल हो जाएगी। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं। बेन एक ब्रिज के ऊपर खड़ा था और गाइस यहाँ पे हमें उसके हाथ के बारे में पता चलता है। उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे लावा उबल रहा है, काफी ज्यादा स्पार्कली था, काफी ज्यादा ब्राइट था, लाल था और हाथ एकदम ऐसा जला हुआ सा लग रहा था। सेम टाइम पे सीन यहाँ जेनिफर के ऊपर शिफ्ट होता है। उसके कपड़े वगैरह बदले हुए थे और उसका भी सेम हाल हो रखा था। उसके हाथ पे भी यही सारे सिम्टम्स बने हुए थे। वो उठती है, इधर उधर बाहर देखती है तो उसे लामास दिखते हैं और दरवाजा खोल के जीन कपल अंदर की तरफ आता है। उसके लिए चाय और नए कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, उसे कपड़े वगैरह देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठो, हमसे बात करो, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या तुम्हें पता है कि हम शुद्धिकरण के बारे में तुमसे पूछना चाहते हैं? अभी तक जेनिफर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। जहाँ पे ये जीन कपल का हस्बैंड बोलता है कि क्या तुम किसी को बुलाना चाहती हो जो तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आ सकते हैं? अच्छा हुआ जो हमने तो तुम्हें बचा लिया, तुम तो बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर फंसी हुई थी। जहाँ पे जेनिफर कहती है कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, इतने सालों की जिंदगी मेरी बिल्कुल झूठ है, न जाने में कौन सी जिंदगी जी रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, मुझे कौन लोग बचाना चाहते हैं और मैं किससे बचना चाहती हूँ। जिसके बाद में जीन कपल पहले तो उसे शांत करता है। वो लेडी उसे लामास का दूध देती है जो कि बहुत ज्यादा बकवास था और फिर उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहती है क्योंकि जेनिफर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार में चक्कर आते हैं और कहीं ना कहीं बेन के विजन्स आ रहे थे। जिसके बाद में अभी डिएगो, नंबर 5 और लायला, साथ में विक्टर भी था, ये लोग पहुंच जाते हैं द कीपर्स के यहाँ पे। डिएगो विक्टर को गाड़ी की चाबी देता है कि अभी तुम चला सकते हो। जिसके बाद में ये तीनों अंदर आते हैं, लेकिन अंदर आके साफ पता चल रहा था कि ये लोग सारे सामान को पैक करके रफू चक्कर हो गए हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, कुछ भी फाइल्स वगैरह नहीं मिल रही है, ना कीपर से रिलेटेड ना किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जहाँ पे डिएगो का कहना था कि अगर कोई भी इंसान जल्दबाजी के अंदर भागा है तो 100% कोई ना कोई क्लू छोटा होगा, हमें उसे ही ढूंढना चाहिए। जबकि लायला के दिमाग में चल रहा था पहले से कि नंबर 5 को कुछ तो पता है, वो कोई ना कोई चीज तो छुपा रहा है, अगर ये लोग टेलीपोर्ट होके अपनी दूसरी वाली जगह पे जाएंगे तो शायद चीजों को समझ सकते हैं। नंबर 5 मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, लेकिन लायला तभी उसका हाथ पकड़ती है और ये दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब लायला भी नंबर 5 के साथ में उसी सबवे वाली जगह पे पहुंच जाती है। लायला कहती है आखिर तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? तो नंबर 5 कहता है कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं आखिर यहाँ पे कैसे आया हूँ, इवन मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेकर आया हूँ, जब भी मैं ब्लिंक कर रहा हूँ तो इसी जगह पे पहुंच रहा हूँ, असल के अंदर ये टाइमलाइन वाली जगह है। लायला भी इन चीजों को देखिए पहले तो हंस रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरीके की टाइमलाइन है। उसके बाद में ये सबवे का रास्ता ढूंढती है कि आखिर ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। नंबर 5 कहता है कि मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये बार बार में हमें अलग अलग टाइमलाइंस में लेके जा रहा है और शायद हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन लायला अपने साथ में नंबर 5 को उठा के उसी ट्रेन के अंदर ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम क्लाउस को देखते हैं। क्लाउस अब अपने घर पे पहुंच जाता है और अब जब वो नहीं मर सकता है, यानी कि उसके पास में अमर होने की पावर है, तो सबसे पहले तो वो ड्रग्स लेने के लिए भागता है। ड्रग्स के लिए उसे पैसे चाहिए था तो वो अपना गुल्लक तोड़ देता है, घर का टीवी चोरी करने लगता है और तभी यहाँ पे क्लेयर पहुंच जाती है, यानी कि एलिसन की बेटी, जो कि क्लाउस को हेल्प करने की कोशिश करती है कि अंकल क्लाउस आखिर आपको हुआ क्या है, आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है क्या? जहाँ पे क्लाउस रोता रोता बोलता है कि हाँ सच में बहुत ज्यादा बुरा है और अब इन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता है, फैमिलीज बहुत बुरी होती है, मैं आज के बाद कभी किसी से नहीं मिलूंगा। क्लाउस बहुत ज्यादा रो रहा था। क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है, उसका रास्ता रोकती है, लेकिन क्लाउस था कि उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इवन उस बच्ची के ऊपर भी जोर से चिल्ला देता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। क्लेयर बेचारी रोने लग जाती है और कहती है कि हम बात कर सकते हैं, बात करने से चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन क्लाउस कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, चीजें हाथ से जा चुकी है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और यहीं पे ही रहो। जिसके बाद में सीनियर डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डिएगो अब द कीपर्स के अड्डे पे बस छानबीन कर ही रहा था, डस्टबिन को ढूंढने लगता है, लेकिन डस्टबिन में उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसमें दिमाग आता है और वो ऊपर की तरफ एक डंडा मारता है और वहाँ से 2 ब्लैक बड़े बड़े पॉलिथीन आके नीचे गिरते हैं। डिएगो को अब उसमें से फाइल्स मिल जाती है, जिसके बारे में वो सोच ही रहा था कि काश उसे कुछ तो मिल जाए, और उसे वो फाइल्स मिल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जो नंबर 5 है वो अपने बुक के अंदर चीजों को नोट करता जा रहा है कि वो जहाँ जहाँ पे भी उतर रहा है तो आखिर वहाँ पे क्या चीजें उसे दिख रही है। जैसे कि एक बॉक्स दिख रहा है, पानी गिरा हुआ है, ट्यूबलाइट्स बंद है, ताकि अगर वो इस जगह पे आए तो उसे इस टाइमलाइन के बारे में अच्छे से पता हो। अब लायला और नंबर 5 दोनों उस सबवे से ऊपर निकल के आते हैं जहाँ की कायनात पूरी तरीके से बर्बाद हो रखी थी। लायला को तो बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर ये टाइमलाइन कौन सी है, जहाँ पे नंबर 5 कहता है कि ये ओरिजिनल टाइमलाइन है, 2019 की टाइमलाइन है। गाइस, जब सीजन 1 स्टार्ट हुआ था तब एक टाइमलाइन दिखाई गई थी जिसके अंदर जो वान्या थी, यानी कि विक्टर जो पहले था, वान्या थी लड़की थी, उसने मून को ब्लास्ट कर दिया था गुस्से में आकर। तो ये वही टाइमलाइन बर्बाद हुई थी और इसी टाइमलाइन के अंदर नंबर 5 फंसा हुआ था लगभग 40 साल तक, और यही ओरिजिनल टाइमलाइन है। तभी यहाँ पे नंबर 5 इधर उधर दूरबीन से देखने लगता है कि शायद उसे कोई चीजें दिख जाए, और तभी उसे पता चलता है कि जो पुराना नंबर 5 है वो उन्हें शूट करने वाला है। ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं और नंबर 5 इन्हें कंटिन्यूअसली शूट करता जा रहा था, इसी के कारण ये वहाँ से
भागने लगते हैं। डिएगो जब तक लौटता तब तक नंबर 5 और लाइला भी वापस से इधर ही टेलीपोर्ट हो चुके थे। डिएगो कहता है कि देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक फाइल मिली है जिसके अंदर अम्ब्रेला एकेडमी से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। आखिर इनके पास में अम्ब्रेला एकेडमी से रिलेटेड चीजें क्यों लिखी होगी? 2006 14 अक्टूबर जिस वक्त बेन की डेथ हुई थी, आखिर बेन का इस जेनिफर से क्या लेना देना है? नंबर 5 का कहना था कि बस ये कोइंसिडेंट होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तब यहाँ पे डिएगो एक गुत्थी बनाता है कि हम लोगों का एक साथ में मिलना, उसके बाद में हम लोगों का पार्टी में जाना, किसी का विक्टर को अगवा करना, उसके बाद में हम लोगों को न्यू ग्रम्सन में जाना, लोगों का हम पे अटैक करना, एक लड़की जेनिफर का मिलना, बेन का गायब होना, क्या ये सारी चीजें तुम्हें एक साथ नहीं लग रही है? और सारी चीजें 2006 14 अक्टूबर से ही रिलेटेड क्यों है? इसका मतलब साफ साफ है कि ये जेनिफर नाम का फंडा हमारे बेन से रिलेटेड ही है। तो ओवरऑल अब इन्हें बेन से रिलेटेड चीजें भी ढूंढनी पड़ेगी कि आखिर बेन की डेथ हुई तो हुई कैसे थी। जिसके बाद में सीनियर वापस से बेन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बेन बिल्कुल इस वक्त अकेला था और तभी उसके सामने साई आ जाता है। अब यहाँ पे बेन कहता है कि तुमने बिल्कुल झूठ बोला था, वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? जहाँ पे साई कहता है कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, वो जेनिफर है, तुम्हें उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। जहाँ पे बेन कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जब से मैं उससे मिला हूँ तब से वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे उसे ढूंढना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ पे साई कहता है कि तुम्हारी भाई बहन कहाँ पर है? बेन कहता है कि वो लोग एक नंबर के निकम्मे हैं, चले गए यहाँ से, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता हूँ। जहाँ पे साई कहता है कि सच में हमें उसे बचाना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और एक सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि उसे बचा सकते हो। बेन कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो साई उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो, वो तुम्हें बुला रही है, क्योंकि बेन के सर में बहुत तेज दर्द होता है और कहीं ना कहीं उसे जेनिफर के फ्लैशबैक आने लगते हैं। तो यहाँ पे साई बेन को कहता है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो, उसे महसूस करो, वो तुम्हें आवाज दे रही है। और हम देखते हैं कि बेन का पूरा चेहरा बदला हुआ था, जला हुआ था, एक मॉन्स्टर जैसा बन रहा था और सेम टाइम पे जेनिफर के चेहरे पे भी सेम इफेक्ट थे। इसी वक्त वापस से जीन कपल आता है और अपने साथ में जेनिफर को लेके जाता है कि लो चलो हमें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं, अस्तबल जैसा कुछ एरिया लग रहा था और जेनिफर को अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई जाती है। ये सारी की सारी चीजें द अम्ब्रेला एकेडमी से रिलेटेड है, छोटे छोटे से सबूत जो कि हमने अब तक 3 सीजन्स के अंदर देखे हैं। जेनिफर कहती है कि आखिर इन सब चीजों का मुझसे क्या लेना देना है। जहाँ पे वापस से जीन कपल कहता है कि तुम बताओ आखिर शुद्धिकरण के लिए हम तुम्हारे लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, तुम जो बोलोगे हम करके देंगे, लेकिन तुम्हें बताना तो होगा ना आखिर। जेनिफर फिर से कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। अब जीन कपल भड़क गए थे और कहते हैं कि अब तो तुम्हें हर चीजों से मिलवाना पड़ेगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज के ऊपर बहुत बड़ा पर्दा था, उस पर्दे को हटा देते हैं। पहले तो बुरी तरीके से जेनिफर डर जाती है क्योंकि उसके पीछे स्क्विड था जिसके अंदर से वो निकली थी। जेनिफर भागने लगती है, जमीन पे बैठ जाती है, रोने लगती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो नहीं भाग पाती है, बल्कि उसे तो बंद करके यहाँ से चले जाते हैं ये लोग। और जेनिफर के सामने वही बिल्कुल सूखा हुआ सा स्क्विड था जो कितने सालों पहले मिला होगा और उसी की बॉडी से जेनिफर निकली थी। अब यहाँ पे सीन लूथर, एलिसन और विक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सारे लोग इनके डैड के घर के बाहर खड़े थे, जिसे बार बार में अब ये लोग रेजी ही कह रहे थे कि आखिर हम अंदर जाएंगे, उन्होंने अगर हमें नहीं जाने दिया तो ये लोग क्या करेंगे, क्या इनका झगड़ा हो जाएगा या फिर क्या हो सकता है। यहाँ पे लूथर विक्टर को कहता है कि तुम एक कॉल नहीं करते हो फैमिली में, कभी बात नहीं करते हो, ना हमारा फैमिली न्यूज़पेपर में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो, ना फैमिली के फंक्शंस में आते हो, तो फिर आखिर तुम्हें अभी इस केस के अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। जहाँ पे विक्टर का कहना था न जाने क्यों, लेकिन मुझे एक बात खाई जा रही है, हमेशा से ऐसा लगता है कि जब तक मैं मेरे डैड के ऊपर चिल्ला नहीं लेता, उनके ऊपर सारी भड़ास नहीं निकाल लेता और कुछ चीजें जान नहीं लेता, तब तक मैं शांति से नहीं जी पाऊंगा। इसी के कारण मैं भी यहाँ पे आना चाहता हूँ और उनसे मिलना ही चाहता हूँ। जिसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आखिर ये लोग अंदर की तरफ कैसे जाएंगे। तीनों बहुत टशन के अंदर रेजी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और तभी यहाँ पे एक बॉडीगार्ड निकल के बाहर आता है। यहाँ पे एलिसन चिल्लाते हुए कहती है कि बता दो रेजी को कि हम आ गए हैं, लेकिन ये बॉडीगार्ड बहुत शांत था, चश्मा उतारता और कहता है कि मिस एलिसन, हम लोग आपका वेट कर रहे थे, आपका स्वागत है इस घर में। तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं कि क्या इन लोगों को कैसे पता कि हम आने वाले हैं और ये लोग इतना पोलाइट तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। ये तीनों इस घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे घर नहीं बल्कि मेंशन था, बहुत सुंदर घर था और वहाँ पे एक लेडी वायलिन प्ले कर रही थी। अब गाइज ये लेडी वही है जो कि हमने सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में देखी थी, जो कि मून के ऊपर थी और इसी के साथ में जब टाइमलाइन बदली थी, वापस रीसेट हुई थी, तो रेजिनाल्ड के साथ में खड़ी थी। वो इन तीनों बच्चों से मिलती है, उन सबको कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जरूर लूथर हो, मेरे स्पेस बॉय जिसने मेरी रक्षा करी थी मून पे, तुम एलिसन हो और तुम जरूर विक्टर हो, तुम्हें भी तो वायलिन बहुत ज्यादा पसंद है। जहाँ पे विक्टर कहता है कि हाँ मैं पहले बजाया करता था लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। जिसके बाद में ये लेडी इन सबका वेलकम करती है और इन सबको अंदर बिठाती है कि आओ आओ जरा अंदर बैठो, हम सब मिल बैठ के बात करेंगे। ये तीनों कहते हैं कि आखिर रेजी कहाँ पर है। जहाँ पे लेडी कहती है कि अरे वो तो आता रहेगा, तुम तो मेरे साथ बैठो। जिसके बाद में सीनिया क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हर बार की जैसे क्लाउस इस बार भी सारे फैमिली मेंबर से अलग हो गया था, वो ड्रग्स लेने के लिए चला गया था और यहाँ पे खुद की पावर्स का बखान करने लगता है। तभी यहाँ पे उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम क्विन था और क्विन से क्लाउस ने भर भर के पैसे लिए हुए थे। क्विन यहाँ पे क्लाउस से पैसे मांगता है, लेकिन एज यूजुअल क्लाउस के पास पैसे नहीं थे और वो साफ कह देता है कि आज क्या कल भी मेरे पास में पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें मुझे मारना है ना, लो आओ मार दो मुझे। अब कहीं ना कहीं क्लाउस जो
जो था वो क्वीन को भड़काना चाहता था, प्रोवोक करना चाहता था कि वो क्लाउस को मार दे और उसकी नजर में क्लाउस उसे मरा हुआ मिले ताकि उसका सारा कर्जा वर्जा सब माफ हो जाए। लेकिन जैसे ही क्वीन उसे शूट करता है तो उसके बाद में वो वापस आता है अपना चश्मा लेने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे जो क्लाउस मरा हुआ था जिसके सर में गोली लगी हुई थी वो तो वापस जिंदा हो जाता है, क्योंकि क्लाउस को जिंदा होने की पावर जो मिली थी वो अमर जो था। जिसके बाद में सीन वापस से रेजिनल के घर पे शिफ्ट हो जाता है। अभी भी ये सब लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी रेजिनल हारग्रीव्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि न्यू क्रम्सन के अंदर तुम लोगों ने क्या तबाही मचाई है, वहाँ पे सारे लोग मरे हुए हैं, आखिर वो लड़की कहाँ पर है, उस जेनिफर के साथ तुमने क्या किया और आखिर तुम लोग वहाँ पे पहुंचे ही कैसे। तब तक तो विक्टर खड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था, खुद की पावर निकालने लगता है और तब रेजिनल कहता है अच्छा मतलब तुम्हें अपनी पावर्स मिल गई है, आखिर तुम्हें मैरीगोल्ड कहाँ से मिला, क्योंकि बिना पावर के तो तुम वहाँ पे पहुंच नहीं सकते थे। अब यहाँ पे देखते ही देखते इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन रेजिनल की वाइफ रेजिनल को शांत करती है और बैठने के लिए कहती है कि घर में मेहमान आए हैं, आखिर तुम ऐसे कैसी बात कर सकते हो। रेजिनल जो कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा खतरनाक ही कह सकते हैं हम जिसे, क्योंकि वो एक एलियन भी है, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ से डरता है और उसके कहने पे बैठ जाता है। एलिसन मन में कहती है कि ये देखो हर जगह किसका राज चलता है वो तो कोई भी देख के बता सकता है। इसके बाद में ये लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिर ये लोग न्यू क्रम्सन नहीं गए थे, बल्कि इनके पास एक आदमी आया था जिसका नाम साई ग्रॉसमैन था। उसने इन लोगों को अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढने के लिए कहा था, जहाँ पे रेजी का कहना था कि वो इस नाम के आदमी को बिल्कुल नहीं जानता है और आखिर ये लोग जेनिफर को ढूंढने गए ही क्यों। लेकिन अम्ब्रेला अकेडमी वालों का पूछना था कि आखिर आपने उस लड़की के लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है, क्या वो हम में से कोई है। जहाँ पे रेजी कहता है कि बिल्कुल गलत, वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर है, तुम लोगों से बचाने के लिए उसे उस जगह पे रख रखा था। एक तरफ से तो सबके होश उड़ जाते कि आखिर क्या लॉजिक है कि उस लड़की को इन लोगों से बचा के रख रखा था। जिसके बाद में सीन यहाँ सेम टाइम पे क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो क्वीन था उसने क्लाउस को पकड़ लिया था, क्योंकि क्वीन को पता चल गया था कि क्लाउस के पास में अमर होने की पावर है, तो वो अपना पैसा अच्छी तरीके से वसूल कर सकता है। इसी के कारण उसने क्लाउस को उल्टा लटका रखा था। यहाँ पे दूसरी तरफ अब डिएगो नंबर 5 और लाइला भी इसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि बेन के मरने की रिपोर्ट लेकर आए थे और उसके बाद में सबको दिखाते और पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को पता भी है कि आखिर बेन कैसे मरा था। लूथर बताना शुरू करता है कि बेन हमारा बहुत अच्छा साथी था, वो बहुत बेस्ट था, हम सब में से अच्छा था, उसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी, वो अम्ब्रेला अकेडमी का मेंबर था, वही अम्ब्रेला अकेडमी था। अब गाइस यही बातें कंटिन्यूअसली चारों जने कहते हैं, यानी कि इनमें से किसी को पता ही नहीं है कि आखिर बेन की मौत हुई तो हुई कैसे। अब यहाँ पे नंबर 5 और विक्टर तो उस वक्त पे थे ही नहीं, तो उनके पास में ये मेमोरी भी नहीं है। इसका मतलब साफ था कि इनके दिमाग को छेड़ा गया है, इनकी मेमोरी को इरेज किया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा। सारे भाई बहन फिर से रेजी के ऊपर भड़क जाते हैं, जब रेजिनल कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, ये सब मैंने नहीं किया है, दूसरे टाइमलाइन के रेजिनल ने किया है, और अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस का सहारा लेके किया होगा और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। जहाँ पे लाइला कहती है कि अगर आपने दिमाग की मेमोरी को गायब किया है, उस पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो फिर तो आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। जहाँ पे रेजिनल कहता है कि बिल्कुल मैं तो रीस्टोर कर सकता हूँ, जरूर इस बिल्डिंग में ये मशीन होगी। और अब बाकी सारे भाई बहनों को अपनी मेमोरी वापस चाहिए थी, क्योंकि रेजिनल ने ही इतना बड़ा कांड किया था कि बेन की मौत को छुपाया था, तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता था। तो पहले तो रेजिनल मना करता है, लेकिन तब उसकी वाइफ कहती है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो, तो आखिर इन चीजों को तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, इन सबको अपनी मेमोरीज वापस दे दो। जिसके बाद में सीन या बेन के ऊपर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेन अपने टेंटिकल्स निकाल के उसी फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया था, बड़े बड़े से टेंटिकल्स निकाल के। यहाँ एक तरफ जीन कपल मस्त डांस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेन लोगों के चीथड़े उड़ा रहा था, लोगों के 2 टुकड़े कर रहा था, हर तरफ आग लग रही थी, बहुत बुरी तरीके से वो लोगों को मार पीट रहा था, क्योंकि उसे तो बस जेनिफर को बचाना था। जेनिफर भी एक दरवाजे को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी। इतनी देर में बेन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता और जेनिफर को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक 2 लोग आते हैं जो कि उसे शूट कर रहे थे। लेकिन तभी जीन कपल आके उन 2 लोगों को मार देता है। वो लोग चाहते तो शायद इन्हें नहीं मारते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जीन कपल ही चाहता था कि जेनिफर और बेन आपस में मिल जाए। जिसके बाद में सीन यहाँ रेजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो सारे भाई बहनों को ऐसी मशीन के ऊपर बिठा देता है जिससे कि उनकी मेमोरी वापस से आ सके। अब इसके अंदर से कुछ लोग नहीं बैठते, क्योंकि लाइला उस जगह पे नहीं थी, तो लाइला का कुछ बनता ही नहीं है। नंबर 5 को अपना दिमाग रेजी के हवाले नहीं करने का शौक था, इसी के कारण वो भी नहीं बैठता। बाकी सारे लोग बैठते और विक्टर भी कहता है कि मुझे भी बैठना है, भले ही मैं उस मिशन पे नहीं था, लेकिन मेरे भाई की मौत कैसे हुई ये चीज मुझे जाननी है। यहाँ पे लाइला डिएगो के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, वो बुक क्लब नहीं था बल्कि एक अलग क्लब था, कीपर्स का क्लब था। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। और इतनी चीज क्या है कि वो वहां से चली जाती है। और अब यहाँ पे टाइम मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। इन सब लोगों के सामने एक ही तरीके का फ्लैशबैक आ रहा था कि बेन बहुत अच्छा इंसान है, बेन इन सब में से बेस्ट था, बेन अम्ब्रेला अकेडमी था, एक बहुत बड़े हादसे के अंदर बेन की डेथ हुई, यानी कि एकदम सेम एज इट इज मेमोरी। उसके बाद वाली मेमोरी के टाइम पे ही सीन कट हो जाता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर बेन के साथ हुआ क्या था? तो ये सारी चीजें गाइस हमें 4th एपिसोड में बताई जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में गाइस हमें जेनिफर के बारे में पता चला था कि आखिर जेनिफर कौन थी, कहां से आई थी, उसका ओरिजिन क्या था और अब उसके पीछे किस तरीके के लोग पड़े हैं और आखिर क्यों पड़े हैं। इसी के साथ में जो अम्ब्रेला अकेडमी वाले मेंबर थे उन्हें बेन के बारे में भी पता चला था कि आखिर बेन को मारा गया है, साथ ही में उन सब की मेमोरी भी गायब करी गई है क्योंकि ये सब रेजिनाल्ड हारग्रीव्स के घर पे पहुंच गए थे, यानी कि अपने डैड के घर पे, जिनके साथ उनकी वाइफ भी थी। ये दोनों ही एलियन है और आखिर इनकी क्या मेमोरी गायब करी गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही में बेन जो था वो जेनिफर के साथ में भाग गया था। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहां एपिसोड की स्टार्टिंग एकदम बिल्कुल प्रीवियस से शुरू होती है। 2006 की टाइमिंग थी, 14 अक्टूबर का दिन था। इनके पास में एक मिशन आया था और सभी लोगों को मिशन में जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। द अम्ब्रेला अकेडमी के इस वक्त जितने भी लोग हैं सारे बच्चे के फॉर्म में थे। यहाँ पे बेन जाने के लिए तैयार नहीं था, उसे नहीं जाना था, तो इसी के कारण वान्या रेडी हो रही थी। अब हमेशा से यही बताया गया था कि वान्या के पास में तो कोई पावर ही नहीं है, तो फिर आखिर वान्या जाके क्या करेगी। जब डैड यहाँ पे आते हैं तो लूथर कहता है कि ये देखिए ये नहीं जा रहा है। तब डैड बेन को डांटने लगते हैं और ऊपर से वान्या को भी कहते हैं कि यूजलेस है तुम्हारी ये पूरी की पूरी ड्रेस, उतार के फेंक दो इसे, तुम बहुत ही बेकार लग रही हो। यानी कि वान्या के साथ में तो हमेशा से पार्शलिटी हुई है। उसके बाद में अभी सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और इन सबको मिशन समझाया जाता है। मिशन ये था कि एक बहुत ही बड़ा आर्म डीलर का आदमी है, उसे बहुत बड़े बड़े हथियार मिले हैं, जल्द ही उन सारे हथियारों को सेल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सारे हथियार एक कंटेनर के अंदर है। ये हथियार कहीं पे सेल हो जाए उससे पहले ही उस कंटेनर को बर्बाद करना है, ब्लास्ट करना है। सबसे बड़ी शर्त ये है कि कुछ भी हो जाए उस कंटेनर को ओपन नहीं करना है, बस उसे ब्लास्ट करना है, इससे ज्यादा और कुछ क्रिटिकल नहीं है। जिसके बाद में हमें पोगो दिखाया जाता है। अब गाइस उस टाइमलाइन के अंदर तो पोगो था, ऑब्वियसली बात है जिंदा भी था, तो इन बच्चों को वो उस मिशन के लिए अपने साथ उड़ा के ले गया था। ये सारे बच्चे उसी लोकेशन पे पहुंच गए थे, अलग अलग घूमने लगते हैं और उसके बाद में कंटेनर को ढूंढने लगते हैं। कंटेनर के ऊपर इन्हें बड़ा सा बम लगाना था। इसी वक्त बाकी लोग भी यहाँ पे आने वाले थे, तो ये काम बेन ही कर रहा था। बेन कहता है कि मैं बम लगा दूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। लूथर पूछता भी है कि क्या तुम ये सच में काम कर पाओगे, तो बेन कहता है कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगा। बेन उस बम को लेता है, उस कंटेनर के ऊपर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इसमें से कुछ आवाज आ रही है। बेन उस आवाज को सुनता है और कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि साफ मना किया गया था कि कंटेनर को नहीं खोलना है। बेन कंटेनर को खोल देता है और उसमें एक इंसान मिलता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी और इस वक्त बच्ची थी। बेन उसकी मदद करता है और उसे ऊपर निकालने के लिए कहता है। बाकी सारे भाई बहन मना करते हैं कि डैड ने हमें मना किया है, लेकिन बेन नहीं मानता और कहता है कि भाई वो मर जाएगी, उसे हमें बचाना पड़ेगा, डैड तो पागल है। और बेन यहाँ पे जेनिफर को बाहर ले आता है। इसी वक्त जैसे ये दोनों हाथ पकड़ते हैं तभी भी एक बहुत बड़ा स्पार्कल हुआ था, काफी सारी रोशनी निकली थी, जैसे कि इन दोनों का मिलना शायद सही नहीं था और बेन उसे निकाल के बाहर ले आता है। लेकिन तभी यहाँ पे रेजी पहुंच जाता है और इन दोनों को ही शूट कर देता है। वहीं पे दोनों बच्चों की जान ले लेता है। सारे बच्चे रोते रह जाते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जहाँ पे रेजी कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आखिर तुम्हें इस कंटेनर को नहीं खोलना, तो इन दोनों का मरना ही तय था, ये अब जिंदा नहीं रह सकते थे। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है। सारे भाई बहन भयंकर तरीके से रोते हैं और रेजिनाल्ड के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि आखिर आपने हमारे भाई को मार दिया, उस बच्ची उस जेनिफर को मार दिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। रेजिनाल्ड कहता है कि देखो ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरे किसी वर्जन ने किया है, किसी टाइमलाइन में किया होगा और सच में ये चीज जरूरी भी होगी, उसने सोच समझ के ये चीज करी होगी। लेकिन तब तक तो सारे भाई बहन भड़क चुके थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हर टाइमलाइन के अंदर हमें बिल्कुल नमूना बना के छोड़ चुके हैं, जब मन करे तब आप हमें मार देते हैं, आखिर आप चाहते क्या है। जहाँ पे अब रेजी की जो वाइफ थी वो सबको शांत करती है और कहती है कि देखो इस बार गलती इनकी नहीं है, बल्कि ये सारी गलती मेरी है। तब यहाँ पे अब किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वैसा क्यों कह रही है। तब वो समझाती है कि आज से कई सालों पहले उसने एक एलिमेंट को बनाया था, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था मैरीगोल्ड, जिसके अंदर पूरी दुनिया की ताकतें समाई हुई थी। लेकिन उसी वक्त गलती से जाने अनजाने एक और एलिमेंट बन गया जिसे नाम दिया गया ड्यूरेंगो। असल के अंदर ड्यूरेंगो और मैरीगोल्ड एकदम अपोजिट है। अगर बाय चांस ये दोनों एक दूसरे के आसपास मिलते हैं या एक दूसरे के सामने होते हैं या खुद के ऑरा में होते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। बाय चांस अगर वो फिजिकल टच से स्टार्ट होता है तो फिर ये दुनिया बर्बाद करके छोड़ देते हैं। और यही कारण था कि मैरीगोल्ड को ड्यूरेंगो से बहुत दूर रखा गया था। असल के अंदर ड्यूरेंगो का मतलब था जेनिफर। जेनिफर इस टाइमलाइन की थी, लेकिन फिर भी जेनिफर के अंदर अभी भी ड्यूरेंगो के कुछ पार्ट्स थे। यही कारण था कि सर हारग्रीव्स ने जेनिफर को बहुत दूर रख रखा था अम्ब्रेला अकेडमी वालों से, क्योंकि उनके पास में मैरीगोल्ड की पावर थी। अगर ये दोनों मिल गए तो आपस में ब्लास्ट करेंगे और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब अच्छा यही होगा कि तुम लोग जेनिफर से दूर रहो। लेकिन तभी यहाँ पे लूथर हाथ उठाता है और कहता है कि देखो मुझे कुछ कहना है। तब यहाँ पे पता चलता है कि ऑलरेडी गड़बड़ हो ही चुकी है। बेन तो पहले से ही जेनिफर के साथ घूम रहा था, जिसके बाद में सीन बेन और जेनिफर के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की जान बचा के भाग रहे थे। जेनिफर रुक जाती है और कहती है कि आखिर हम कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हैं। बेन के पास किसी भी चीज का आंसर नहीं था, लेकिन बस वो जेनिफर को बचाना चाहता था लोगों से या फिर जो भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। जिसके बाद बेन कहता है हम ये सारी चीजें बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। जिसके बाद में सीन वापस से लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब सारे लोग उसे बिठा के पूछते
पूछते कि आखिर तुमने देखा क्या था, जहाँ पे लूथर कहता है कि मुझे बस लगा था कि जैसे हम लोगों के अंदर पावर्स आ रही है, हम लोगों की तबीयत खराब है, वैसे ही बेन की भी तबीयत खराब होगी। उसका पूरा हाथ जला हुआ था, धधक रहा था, उसके अंदर लाइट्स निकल रही थी और इसी के साथ में वो तो जेनिफर को ढूंढने गया था। हो सकता है शायद वो अब तक उससे मिल गया होगा। सब डांटते हैं लूथर को कि ये चीज तुम पहले नहीं बता सकते थे। तो लूथर कहता है कि बेन का हम लोगों से लेना देना ही क्या था, जैसे हम परेशान थे मुझे लगा था उसके साथ में भी सेम वही चीज होगी, मुझे क्या पता था कि जेनिफर के पास में डुरैंगो जैसा पार्टिकल होगा। तब यहाँ पे रेजी एक गन लेकर आते हैं क्योंकि अब तो उन्हें बेन को मारना ही था। लेकिन तभी एलिसन मना करती है कि आप समझते क्या है खुद को, आखिर आप हम लोगों को कब तक मारेंगे। लेकिन तब तो विक्टर भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो रेजिनल के ऊपर भयंकर वाली पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। रेजिनल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे अब जो विक्टर था अपने मन की सारी भड़ास निकाल देता है कि बचपन में आपने मेरे साथ इतनी पार्शलिटी करी, मैं खुद से नफरत करने लग गया था, मुझे पता तक नहीं था कि मेरे पास में पावर्स है या नहीं है और ये चीज आखिर तक मुझे बर्बाद कर चुकी थी। 3 बार हम लोग कायनात बर्बाद कर चुके और इन सब के जिम्मेदार आप है। जहाँ पे रेजी मना करता है कि देखो बेन को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस वक्त उसे नहीं मारा गया तो पूरी कायनात बर्बाद हो जाएगी। इतने सारे लोगों की जान की बजाय एक जान जाना कोई नॉर्मल बात हो सकती है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। लेकिन बेन का कहना था हम इसकी कोई दूसरे ऑप्शन निकाल सकते हैं, आप ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते। रेजिनल को पता था कि शायद विक्टर उसे नहीं मारेगा, लेकिन विक्टर हद से ज्यादा भड़का हुआ था और वो हो सकता था शायद रेजी के ऊपर अटैक भी कर दे। लेकिन तभी पीछे से उसकी वाइफ आती है और विक्टर को शांत होने के लिए कहती है कि रुक जाओ, हम कोई दूसरा ऑप्शन निकाल लेंगे। तभी रेजी के पास उसका एक बॉडीगार्ड आता है जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आया था कि उन लोगों ने बेन को ट्रैक कर लिया है कि बेन आखिर कहाँ पर है। तो इन लोगों को बेन की तरफ तो जाना ही था। जिसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जो क्वीन था उसका दोस्त, उसने क्लाउस को एक बाबा जी बना दिया था जो कि लोगों को भूतों से मिलवा सकता है, उनके पुराने मरे हुए लोगों से मिलवा सकता है। यहाँ पे एक लड़की आती है और क्लाउस को उसके साथ छोड़ दिया जाता है। अब क्लाउस के पास हालांकि थी तो सही पावर कि वो भूतों को बुला सकता है, लेकिन इतना ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर किसी से पैसे ऐंठने हैं तो उसे ऐसे ढोंग तो करना जरूरी ही था। जिसके बाद में वो पंखा वगैरह चला देता है, सारे कैंडल्स जला देता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है। उसके बाद में आत्मा को बुलाता है। इस लेडी का जो हस्बैंड था वो आ जाता है और उसके बाद में ये लेडी कंफर्म करने के लिए पूछती है कि बताओ अगर मेरा हस्बैंड ही यहाँ पर है तो वो कौन सी बात कहेगा जो कि सिर्फ मुझे ही पता है। जिसके बाद में क्लाउस वो बात भी बता देता है। तब ये लड़की समझ जाती है कि हाँ ये तो मेरा ही हस्बैंड है। उसके बाद में उसे टच करता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये तो आत्मा है, तो ये आत्मा अपनी वाइफ को नहीं टच कर पाता। जहाँ पे ये लेडी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम फुल सर्विस दोगे। जिसके बाद में क्लाउस कहता है कि उसके पैसे तो ज्यादा लगेंगे। जिसके बाद में ये लेडी और ज्यादा पैसे दे देती है और खुद के हस्बैंड से मिलने के लिए एकदम रेडी थी क्योंकि क्लाउस ने उस आत्मा को अपने अंदर ले लिया था। जिसके बाद में सीन यहाँ न्यू ग्रिमसन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हद से ज्यादा लोगों की लाशें पड़ी थी क्योंकि ये सारा कारनामा तो बेन ने किया था। कल रात जेनिफर को बचाने के चक्कर में उसने इतने लोगों को जान से मार दिया, जान के हत्थे चढ़ा दिया। लेकिन आखिर बेन ऐसा कर ही क्यों रहा है। एलिसन भी इनकी बॉडी वगैरह देख के पहचान जाती है कि लगभग 5-6 घंटे पहले इनकी मौत हुई होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियल्स देखती थी। इसी के साथ में वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग के गए होंगे। लेकिन अब आखिर ये लोग बेन और जेनिफर को पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कैसे। सबके पास अपने अपने अलग अलग प्लान्स थे। यहाँ पे लायला का नंबर 5 को साइड में लेके जाना हुआ और उसके बाद में उसे कहना कि देखो हमारे पास में आइडिया है, हम हमारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे नंबर 5 कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। लायला कहती है कि क्यों ना हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें, उसके बाद में 2006 की टाइमलाइन में जाएं और उसी वक्त बेन को वहां से हटा दे जिस वक्त उसने जेनिफर को टच किया था, तभी से सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन नंबर 5 ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये टाइमलाइन पहले बर्बाद है, हम अगर फिर से कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे साथ ही गड़बड़ होगी। जहाँ पे लायला कहती है कि देखो अगर हमें पावर मिली है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और वैसे भी इस टाइमलाइन के अंदर चीजें अलग है, शायद हमें ब्रीफकेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तक यहाँ पे डिएगो देख चुका था कि लायला और नंबर 5 के बीच में खिचड़ी पक रही है। इसी के कारण वो नंबर 5 को साइड जाने के लिए कहता है और अपनी वाइफ से अकेले में बात करता है। इन दोनों के बीच में फिर से छोटी मोटी बहस हो जाती है जहाँ पे लायला इस बार डिएगो को समझा देती है कि देखो मुझे मेरी लाइफ के अंदर कुछ करना था, इसी के कारण मैंने ये सब किया है। डिएगो भी सेम चीज कहता है कि मैंने क्या तुम्हें कभी कोई मना किया है कोई काम करने के लिए, मैं भी तो तुम्हारे साथ में फंसा हुआ हूँ, हर वक्त तुम लोगों के साथ में रहता हूँ, मैंने भी तो मेरी फैमिली को पूरा टाइम दिया है और आखिर तुमने मुझे कहा क्या था कि तुम्हें ब्रेक चाहिए, आखिर तुम्हें किस चीज का ब्रेक चाहिए। लायला समझ चुकी थी कि अगर उसे काम करना है तो डिएगो को इस वक्त तो शांत रखना ही पड़ेगा। जिसके बाद में हम रेजी को देखते हैं जो कि अपने लोगों को कहता है कि इस वक्त बेन और जेनिफर दोनों ही जंगल के अंदर गए हुए हैं, उनके पास में हथियार हो सकते हैं, अपने लोगों को तैयार करो और जहाँ तुम्हें दिखे उन दोनों को मार दो। लेकिन तभी यहाँ पे विक्टर आता है और रेजी को कहता है कि आप प्लीज मुझे एक बार मौका देके देखिए, मैं सारी चीजों को ठीक कर सकता हूँ। रेजी यहाँ पे तैयार हो जाता है विक्टर की बात सुनने के लिए। जिसके बाद में हम यहाँ नंबर 5 को देखते हैं और वो अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस कहता है कि तुमने तो कहा था कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, तो फिर आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही है। जहाँ पे नंबर 5 कहता है कि देखो मुझे पता तो है कि आखिर ये सब करा किसने है, लेकिन मैं इन चीजों के लिए श्योर नहीं हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं जरूर इस चीज की गुत्थी सुलझा लूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक फेवर करना पड़ेगा। इसका बॉस कहता है कि हाँ भाई बताओ क्या फेवर करना है। तो नंबर 5 कहता है कि ये जो पीछे 2 नमूने हैं जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको आपको थोड़ी देर के लिए अपने साथ हेडक्वार्टर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो शायद मैं इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर लूंगा। ये बॉस कहता है कि देखो तुम मुझसे बहुत बड़ा फेवर मांग रहे हो। तो नंबर 5 कहता है कि देखो मैं आपका काम भी तो करके दे रहा हूँ ना। जिसके बाद सीआई का इतना बड़ा ऑफिसर लूथर और डिएगो दोनों को बुलाता है क्योंकि डिएगो तो पागल था हेडक्वार्टर्स जाने के लिए और ये बॉस
डिएगो को कहता है कि तुम लोग हेडक्वार्टर्स आ सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। डिएगो तो बस पागल हो जाता है कि उसे तो हेडक्वार्टर्स जाना ही है। जिसके बाद में सीन यहाँ एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपने घर पे कॉल करती है, जहाँ पे क्लेयर कॉल उठाती है तो पता चलता है कि क्लाउस भाग गया है और बेचारी क्लेयर बैठ के रो रही है। तो एलिसन कहती है मैं अभी के अभी आ रही हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ जीन कपल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये एक मैकडॉनल्ड्स के बाहर आके खड़े हुए थे और उसके बाद में कोड वर्ड के अंदर बातें करते हैं। आगे जाके विंडो से कंफर्मेशन लेते हैं और उसके बाद में इस पूरी जगह को खाली करवा दिया जाता है ताकि अंदर सिर्फ और सिर्फ द कीपर्स के लोग ही इकट्ठे रह सके। जिसके बाद में सीन वापस से एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि घर आती है तो वहाँ पे उसे क्लेयर रोती हुई मिलती है और इस बार वो भड़क जाती है कि अब आपको अंकल क्लाउस की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उनके पास में अमरता की पावर है, वो नहीं मर सकते, इमॉर्टल है, तो आखिर आप उन्हें बचा किससे रही हैं। जहाँ पे एलिसन का कहना था कि देखो मुझे पता है और वो मेरा भाई है, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो इन चीजों को समझने के लिए कि आखिर हमारे भाई बहनों के बीच का रिश्ता क्या है। हम आखिरी बार जाएंगे उसे बचाने के लिए और इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ। जहाँ पे क्लेयर भी बात मान जाती है और एलिसन के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि वो अंकल क्लाउस को ढूंढ के ले आएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो जो लेडी गई थी तो क्लाउस को भर भर के पैसे देके गई थी, लेकिन तभी यहाँ पे क्वीन आ जाता है और क्लाउस से सारे के सारे पैसे छीन लेता है। उसके बाद में सारे कट्स अलग निकाल देता है कि इसको इतने पैसे देने, इसको इतने पैसे देने, तूने कल रात को दारू पी थी, यहाँ पे कैंडल लगा था, तूने ड्रग्स लिए थे, तो आखिर इनके पैसे कहाँ से आएंगे। आखिर में क्लाउस के पास बस एक 500 की पत्ती बची थी और दूसरी तरफ ड्रग्स थे। क्लाउस ने अब जब खुद की पावर्स को वापस हासिल कर लिया था तो उसे ड्रग्स लेने पड़ते थे, इसी के कारण वो ड्रग्स को चूज करता है और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। यही दूसरी तरफ वापस सीन उसी कैफे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब इस जीन कपल को एक लेडी आके इन्फॉर्मेशन देती है कि हमने सारे ग्रुप्स को लगा दिया है काम पे, अभी तक तो बेन और जेनिफर नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में वो कहती है कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया है और अपना नाम नहीं बताया है, उसके हाथ पे हमारा टैग लगा हुआ है और उसे कोड भी पता था, इसी के कारण वो अंदर आ गया है। जिसके बाद में उस आदमी को अंदर आने दिया जाता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि साई ही था, जिसने जेनिफर को ढूंढने के लिए सब लोगों को लगाया हुआ था, यानी कि अम्ब्रेला एकेडमी वालों को। अब ये जीन कपल के पास में बैठ जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आप जेनिफर को ढूंढ रहे हैं तो मुझे पता है कि जेनिफर कहाँ पर है, मैं द कीपर का एक मेंबर हूँ, मैं भी कई सालों से इस चीज के अंदर लगा हुआ हूँ और इन सब लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और शुद्धिकरण की गुत्थी तो मुझे भी सुलझानी है। यहाँ पे जब जैसे जीन ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इस आदमी के अंदर कि चलो ठीक है मेरे पास आओ बैठो। जबकि जीन के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ के पास ये बंदा बैठा है। हालांकि ये बंदा भी जल्दी मर जाएगा क्योंकि ये जीन कपल है ही बहुत ज्यादा बेकार। जिसके बाद में सीन यहाँ बेन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ एक कमरे के अंदर बेन बैठा था, वहीं दूसरे कमरे के अंदर जेनिफर बैठी थी। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। बेन कह रहा था कि मुझे आज से पहले इतना ज्यादा अट्रैक्शन कभी किसी से नहीं हुआ, मुझे बहुत अलग तरह की फीलिंग हो रही है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं। जेनिफर का कहना था कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग है। जब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मैं अलग रास्ते पे चली जाऊंगी, तुम अलग रास्ते पे चले जाना। बेन कहता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। जहाँ पे जेनिफर कहती है कि मेरी लाइफ बहुत अलग है, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कहाँ से आई हूँ, मैं एक बहुत बड़े स्क्विड से निकली हूँ जहाँ पे मुझे रेस्क्यू किया गया था। मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि मैं उसके अंदर कैसे पहुंची थी, मुझे किसी ने मार के फेंक दिया था या फिर मुझे बचाना एक बहुत बड़ी बात थी। जहाँ पे बेन भी बताता है कि उसके अंदर टेंटिकल्स हैं और अगर उसके अंदर टेंटिकल्स है, वो एक स्पेशल आदमी है, तो फिर जेनिफर भी तो एक स्पेशल गर्ल हुई ना, तो फिर आखिर ये दोनों साथ में क्यों नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते उसके बाद में और दोनों बैठ के बस अलग अलग कमरों के अंदर मूवी देखने लगते हैं। जिसके बाद सीन लाइला नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये वापस से टाइम जंप करते हैं और उसके बाद में उसी सबवे के अंदर पहुंच जाते हैं। इस बार लाइला को एक ब्रोशर मिल जाता है जिसके अंदर अलग अलग जगहों के एड्रेस वगैरह लिखे थे। लाइला उसे उठा लेती है और नंबर 5 के साथ में सही टाइमलाइन के अंदर जाने की कोशिश करती है। ये दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन वापस से क्लाउस के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लाउस के पास में वो लेडी वापस आई थी क्योंकि उसे सेकंड बार सर्विस चाहिए थी। क्लाउस कहता है ठीक है, फिर वो आत्मा को बुलाता है, इसके हस्बैंड की आत्मा को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन पता चलता है कि इस लेडी का तो कोई और ही मकसद था। वो क्लाउस को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है, असल के अंदर खुद के हस्बैंड की आत्मा को मारने लगती है और पूछने लगती है कि सारा पैसा कहाँ पर है, तुमने सारे पैसे को कहाँ छुपाया है। जहाँ पर ये आदमी मना कर देता है कि मैं अपने पैसे के बारे में तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो एक नंबर की गोल्ड डिगर थी। जहाँ पे ये लेडी कहती है कि मैंने 20 साल तक तेरी सेवा करी है, तो दुनिया भर की अय्याशियां करता था, मैंने तुझे संभाला है और अब जब तू मर गया है तो भी तू पैसों को नहीं बता रहा है। और इस चक्कर में उसने क्लाउस की बहुत बुरी तरीके से 12 बजा दी थी, गलत जगह पकड़ लिया था उसने और क्लाउस की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद में वो आत्मा क्लाउस की बॉडी को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं क्लाउस के दिमाग में कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं जिससे कि पैसे कहाँ पर छुपाए गए हैं इस बारे में उसे पता चल जाए। क्लाउस कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ो, तुम्हारा पति जा चुका है। यहाँ पे ये लेडी कहती है कि उस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया है। जहाँ पे क्लाउस कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आखिर पैसे कहाँ पर है। ये लेडी कहती है कि ठीक है बताओ फिर आखिर पैसे कहाँ पर है। जहाँ पे क्लाउस कहता है कि तुम्हारा ब्रॉच मुझे दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि पैसे कहाँ पर है। जहाँ पे लेडी कहती है कि इस ब्रॉच का तुम क्या करोगे। क्लाउस कहता है कि बस दे दो मुझे, बाकी किसी से मत पूछो। अब तक यहाँ पे क्वीन आने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में क्लाउस ने इस लेडी को बताया कि बैंक के अंदर तुम्हारे पति ने पैसे छुपाए हैं और उसका एक पासवर्ड भी है। वो भी ब्रोशर लेने के बाद में क्लाउस उसे बता देता है। अब तक क्वीन आ गया था और कहता है कि क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी सारी चीजें हो गई। जिसके बाद में सीन यहाँ सीआई के ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डिएगो और लूथर दोनों को अच्छे खासे कोट खरीदने पड़े थे। डिएगो बहुत ज्यादा पागल था इस जगह पे आने के लिए, जबकि लूथर
का कहना था हम लोगों को जेनिफर और बेन को ढूंढना चाहिए, हम आखिर यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि डिएगो का कहना था कि मैं इस जगह पे आने के लिए मर रहा हूँ, सारी दुनिया के छुपे हुए राज यहीं से जुड़े हुए हैं और हम दोनों कितने ज्यादा टैलेंटेड है, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो। इतनी देर के अंदर जो नंबर 5 का बॉस था वो भी आ जाता है और डिएगो अपने साथ में लूथर को उसके पास ले जाता है, जिसके बाद सीन नंबर 5 और लाइला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं, सेम टाइमलाइन आ जाती है जिसके अंदर पहले भी नंबर 5 आया हुआ था। ये लोग ऊपर आते हैं लेकिन इस बार जो पुराना नंबर 5 था वो उसे नहीं दिखता है अपनी लोकेशन पे। तो लाइला कहती है फटाफट से जाके हम अपना काम कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये लोग वापस से 2019 की टाइमलाइन के अंदर से जंप करते हैं और 2006 की टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। अब जो 2006 की टाइमलाइन थी वो बिल्कुल परफेक्ट डेट की थी, 14 अक्टूबर ही था। और उसके बाद में ये अपने भाई बहनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी सायरन बजता है, सारे के सारे भाई बहन निकल के बाहर आते हैं और उसके बाद में ये देखते हैं कि ये लोग गलत टाइमलाइन के अंदर आ गए हैं। असल के अंदर यहाँ पे अम्ब्रेला एकेडमी तो थी ही थी, साथ में स्पैरो एकेडमी के बच्चे भी थे और इस टीम को फिनिक्स एकेडमी कहा जाता है। लाइला खड़ी हो जाती है और कहती है तुम लोग कौन हो। जहाँ पे ये बच्चे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और इनके ऊपर अटैक करने वाले थे। सही टाइम पे लाइला और नंबर 5 वहाँ से निकल जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे कितनी टाइमलाइन है और आखिर हम लोगों को कितनी बार जंप करना पड़ेगा। अच्छा हुआ ये लोग अपनी जान बचा के आ गए। लाइला को अभी भी सही टाइमलाइन नहीं मिल रही थी। नंबर 5 फटाफट से इसी ट्रेन के अंदर चढ़ने वाला था और कहता है कि अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, चुपचाप से हमें घर चलना चाहिए। और लाइला भी उसी के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है, जिसके बाद सीन वापस से क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्लाउस यहाँ पे उस विंडो को खोलने की कोशिश करता है और वो खोल भी पाता है। आखिरकार फाइनली उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, वो यहाँ से भाग जाता है। असल के अंदर क्लाउस ने एक चालाकी करी थी, उसने उस लेडी को सही लोकेशन बताई ही नहीं थी कि आखिर पैसे कहाँ पे छुपे हैं। जिसके बाद वो ग्रेवयार्ड पे जाता है। असल के अंदर जो इस आदमी का कुत्ता था उसकी कब्र के नीचे काफी सारे पैसे छुपाए हुए थे। क्लाउस को वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बेचारे क्लाउस की किस्मत खराब थी। वो लड़की अपने साथ गुंडों को ले आती है और कहती है कि मुझे पहले से शक था कि मेरा पति कभी भी बैंक के अंदर तो पैसे नहीं छुपाएगा, वो मुझसे ज्यादा तो कुत्ते को प्यार करता था, इसी के कारण मैंने तुम्हारा पीछा किया। यहाँ पे क्लाउस उसके साथ में डील करने की कोशिश करता है कि भाई आधे आधे पैसे बांट ले, एटलीस्ट एक गड्डी तो दे दे। लेकिन ये लड़की क्लाउस को एक फूटी कौड़ी नहीं देने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी यहाँ पे क्वीन भी अपने लोगों के साथ में पहुंच गया था। जब उसे पता चला कि क्लाउस गायब हो गया है तो उसने भी क्लाउस का पीछा करा और वो भी इसी ग्रेवयार्ड तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे मिलके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो क्लाउस तो बेटा चुपचाप नीचे बैठ जाता है और यहाँ दूसरी तरफ क्वीन और इस लड़की के बीच में भयंकर वाली गोलियां स्टार्ट हो जाती है, सब मर जाते हैं। क्लाउस जब ऊपर आके देखता है तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्लाउस को मजा आ जाता है कि यार मजे आ गए, मैं तो यहाँ से बहुत आराम से निकल सकता हूँ। लेकिन क्वीन अभी भी जिंदा था और उसने क्लाउस का हाथ पकड़ लिया और उससे पैसे भी ले लिए। साथ ही में क्लाउस को धक्का दे दिया और उस कब्र के अंदर बंद कर दिया। क्लाउस 5 मिनट बाद कहता है कि क्वीन अब दरवाजा खोलो, अब बहुत ज्यादा मजाक हो गया है। लेकिन क्वीन वो दरवाजा खोलता ही नहीं है, बल्कि क्लाउस की उस कब्र के ऊपर कंटिन्यूअसली मिट्टी डालने लग जाता है। जिसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है विक्टर का, जो कि अभी रेजी के साथ में बैठा था और ये आपस में बात करते हैं कि आखिर अब इन्हें करना क्या है, विक्टर के पास में क्या प्लान है। विक्टर के पास में प्लान था कि वो बेन के अंदर से मैरीगोल्ड को निकाल सकता है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसी चीज करी है। यानी कि वो जो हार्लेन बुढ़ा आदमी था जो कि पहले बच्चा हुआ करता था, उसके अंदर से उसने पावर निकाली। तो रेजी कहता है कि ऑलमोस्ट तुम मरने वाले थे, तो फिर इस बार ऐसा क्यों करना चाहते हो। जब विक्टर कहता है कि वो मेरा भाई है और मैंने इस चीज को पहले भी किया है, तो मुझे पता है कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तो भी मैं ये चीज कर दूंगा, मैं मेरे भाई को मरने नहीं दे सकता। रेजी कहता है कि देखो ये चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा कर ही नहीं सकते तुम। लेकिन विक्टर को भरोसा था कि शायद वो ऐसा कर पाएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ लाइला और नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये दोनों ट्रेन रुकने का वेट करते हैं, लेकिन एक बहुत ही गजब की चीज होती है कि इनकी ट्रेन रुकती ही नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली अलग अलग टाइमलाइंस में जाती जा रही थी और इन दोनों के होश उड़ चुके थे। जिसके बाद में आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन सो रहा था, तभी यहाँ पे कोई दरवाजा खटखटाता है, जेनिफर अंदर आती है और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमने सीजन 3 के अंदर देखे थे कि गूगल ब्लेड से निकले हुए ब्लास्ट लोगों को मार रहे हैं। वैसे इन दोनों के इंटीमेट होने से पूरे शहर के जितने भी पंछी पक्षी वगैरह जो भी थे सब नीचे आके गिर रहे थे और दूसरी तरफ इनके होटल के रिसेप्शनिस्ट के मुंह से भयंकर वाला खून निकल रहा था, आंखों से खून निकल रहा था और उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी। तो इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि इन दोनों का मिलना इतना ज्यादा भयानक हो सकता है। तो आगे न जाने क्या क्या चीजें होंगी, ये सब तो गाइस हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। द अम्ब्रेला एकेडमी के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि जितने भी भाई बहन है अम्ब्रेला एकेडमी वालों को ये पता चल गया था कि आखिर बेन की डेथ कैसे हुई थी बचपन के अंदर और उसका जेनिफर के साथ में क्या कनेक्शन है। 2 तरह के एलिमेंट्स थे, एक था मैरीगोल्ड और दूसरा था ड्यूरैंगो। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक बहुत ही गजब वाला विस्फोट होगा, या फिर कह सकते हैं कि रिएक्शन होगा जिससे कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मिलने नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बेन जिसके अंदर मैरीगोल्ड था और जेसिका जिसके अंदर ड्यूरैंगो था, ये आपस में मिल चुके हैं। द कीपर्स के लोग शुद्धिकरण के लिए तैयार थे। अब आखिर शुद्धिकरण क्या होने वाला गाइस, मैं आपको इस एपिसोड के अंदर अच्छी तरीके से बता दूंगी कि आखिर ये पूरा सीरीज किस चीज के पीछे भाग रही है। साथ ही में क्लाउस जिसे कि मार के दफना दिया गया था और इसी के साथ में
नंबर 5 और लाइला एक ट्रेन सबवे के अंदर अटक गए थे। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नंबर 5 और लाइला ही दिखाए जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता था कि इनकी ट्रेन नहीं रुकी, और जब इनकी ट्रेन रुकती है तो गलत टाइमलाइन के अंदर रुकती है। ये टाइमलाइंस को बार बार में क्रॉस करते जाते हैं, जंप करते जाते हैं, लेकिन इन्हें जिस टाइमलाइन के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी वो टाइमलाइन पकड़ में आती ही नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से साल बीतते जा रहे थे। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये लोग जिस टाइमलाइन में पहुंचे थे वो टाइमलाइन भी खतरनाक हुआ करती थी। कहीं पे मारामारी चल रही थी, कहीं पे पुलिस वाले थे, कई लोग इन्हें मारना चाहते थे, यानी कि पीसफुल टाइमलाइन इन्हें मिल ही नहीं रही थी। लगभग इन्होंने काफी सारी टाइमलाइन के अंदर जंप कर करके पता लगा लिया था, बस ये कैसे तैसे करके जी रहे थे। और अब तक बीत चुके थे 6 साल, जहाँ पे ये दोनों गेम खेलते हैं, मस्ती भी करते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, रोते भी हैं, लेकिन आखिर इनके लाइफ के 6 साल बर्बाद हो गए थे इस टाइमलाइन के अंदर अटक के। जिसके बाद में सीन या क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अभी एक कुत्ते की कब्र के अंदर लेटा हुआ था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो बार बार में मुक्का मार रहा था, लेकिन वो लकड़ी का पट्टा टूटता कैसे, क्योंकि उसके ऊपर तो मिट्टी गिरी हुई थी। वो अपने पास रखे हुए लाइटर से रोशनी चलाता है ताकि उसे थोड़ा सा तो अच्छा लगे, और सोचता है कि थोड़ा सा ड्रग्स ले लेता हूँ ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन गलती से वो ड्रग्स भी उसके पैरों के अंदर थी और इस चक्कर में लाइटर से आग उसकी बॉडी में लग जाती है। जिसके बाद में सीन यहाँ वानिया और रेजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों एक गाड़ी के अंदर बैठे और इसी के साथ में जेनिफर और बेन को ढूंढने के लिए निकल गए थे। दोनों लड़ रहे थे, बार बार में गाना वगैरह चेंज कर रहे थे। जिसके बाद में विक्टर को गुस्सा आता है तो वो अपनी पावर से उस म्यूजिक सिस्टम को ही तोड़ देती है। तो रेजी कहता है कि एक बात तो साफ है, जो तुम्हारा पुराना वाला रेजी था, जो तुम्हारे पुराने टाइमलाइन वाला फादर था, वो 110% तुमसे डरता था। इसी चक्कर में उसने कभी तुम्हें बाहर नहीं आने दिया। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है और यही रीजन रहा होगा कि उसने कभी तुम्हें मेंबर नहीं बनने दिया। जहाँ पे विक्टर का कहना था कि उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, उसने हमारी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी थी। जिसके बाद अब ये दोनों ही एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे इन्हें हद से ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे थे। अब गाइस ये वही जगह थी जहाँ पर बेन और जेनिफर कल रात को रुके थे। इस होटल के बाहर की हालत हद से ज्यादा खराब थी, क्योंकि सारे के सारे पंछी मरे हुए थे और अंदर जाने के बाद में वो होटल का रिसेप्शनिस्ट भी मरा हुआ था, बहुत बुरी हालत से मरा हुआ था। आंख, मुंह, नाक, कान सबसे खून निकल रहा था। तो रेजी यहाँ पे विक्टर को कहता है कि अब बताओ, अब आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या अभी तुम उसकी मदद करना चाहते हो और उसमें से अभी मैरीगोल्ड निकालना चाहते हो? जहाँ पे विक्टर की अभी भी हिम्मत खत्म नहीं हुई थी और वो कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा कर पाऊंगा और अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ बेन और जेनिफर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों भागते भागते बहुत ही दूर दराज के अंदर पहुंच जाते हैं। इनका पेट्रोल खत्म हो गया होगा या फिर कोई सामान लेने के लिए उतरने वाले थे, जहाँ पे बेन कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं भाग जाते हैं। जेनिफर का कहना था कि हमारे पास पैसे तक भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? बेन कहता है कि मैंने जब बैंक लूटा था तो थोड़े से पैसे बचा के रख लिए थे और एक पायलट भी मेरा मिलने वाला है। हम जल्द ही कोस्टल एरिया में पहुंच जाएंगे और वहाँ से हम उड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उससे पहले मुझे कॉल कर लेना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ विक्टर रेजी को कहता है कि आप मेरा वादा भूलिएगा मत, आप एकदम से उसे नहीं मार सकते हैं। जब तक मैं बेन से नहीं मिल लेता आप उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। जिसके बाद में विक्टर यहाँ पे बेन को कॉल कर देता है, यानी कि जिस भी जगह बेन था उसी जगह के एसटीडी से कॉल बजने लगता है। बेन कॉल उठा लेता है और दूसरी तरफ विक्टर था। विक्टर उसे समझाने लगता है कि देखो तुम्हारे साथ में जो भी चीजें हो रही है वो गलत है। यहाँ पे बेन का कहना था कि देखो मैं 4 साल बाद जेल से निकला हूँ तो ऑफकोर्स मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होगी। तो विक्टर समझाता है कि नहीं, मैं तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जो कि किसी दूसरे पार्टिकल से मिलेगा तो बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी, तुम इस बात को समझो। लेकिन बेन कहता है कि तुम सब लोग मुझसे जलते हो। अभी मैं जितना अच्छा फील कर रहा हूँ, जितना फ्रेश फील कर रहा हूँ, जितना लवेबल फील कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। तुम लोग मुझे अकेला मारना चाहते हो, यही तुम लोगों की प्लानिंग है ना? विक्टर उसे बहुत समझाता है कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम जेनिफर के साथ कंटिन्यूअसली रहे तो तुम्हारे साथ एक रिएक्शन होगा, 48 घंटे के अंदर तुम पूरी दुनिया को बर्बाद कर दोगे। जेनिफर कहाँ है? मुझे ये सारी बातें बताओ, तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा। लेकिन बेन था कि उसकी बात मानता ही नहीं है और बेन को जब पता चलता है कि विक्टर के पीछे रेजी भी खड़ा है तो वो और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और उसके बाद में बेन उस जगह से चला जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हालांकि नंबर 5 ने इन दोनों का टाइम पास करने के लिए और इन्हें दूर रखने के लिए इस जगह पे भेजा था सीआई के एजेंसी के अंदर, लेकिन यहाँ का बॉस बहुत ज्यादा बेकार था। उसने स्पेशल एजेंट का नाम देके इन दोनों को सबसे बेकार एरिया के अंदर डाल दिया था। लूथर को ये चीजें साफ समझ में आ रही थी कि ये एकदम थर्ड क्लास एरिया है, लेकिन डिएगो के ऊपर न जाने किस चीज का पर्दा बंधा हुआ था। वो मानने को ही तैयार नहीं था कि ये एक स्पेशल एजेंट का एरिया नहीं है। यहाँ पे लूथर कहता है कि हमें बेन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन डिएगो का कहना था कि जल्दी जल्दी से चॉपर निकालो, गन्स निकालो, ये एक बहुत स्पेशल मिशन होने वाला है। लेकिन यहाँ का एक बंदा कहता है कि यहाँ पे ढंग से एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, एम्बुलेंस मिलेगी तो उसके लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ पे डिएगो कहता है कि शांत हो जाओ, हम लोग पहले यहाँ पे इन मिशंस को देखेंगे। देखो इन सारे लोगों को, ये सारे लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड है, इन्होंने बड़े से बड़ा मिशन किया है तो हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए। जबकि डिएगो को बिल्कुल बिलीव नहीं था कि आलतू फालतू से एकदम लेजी लोग कुछ कर भी सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जिसके बाद में सीन वापस से सबवे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे लाइला और नंबर 5 एक साथ बैठे थे। लगभग इन्हें 6.5 साल हो चुके थे और अब इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ऐसी कई सारी टाइमलाइन थी जिन्होंने इन दोनों को मारने की कोशिश
कोशिश करी थी, लेकिन एक टाइमलाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी जो कि स्ट्रॉबेरी वाली टाइमलाइन थी। वहाँ पे इन्हें जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, इन्हें अच्छी बेड की जरूरत है, नहाने धोने की जरूरत है। आखिर कितना भागते रहेंगे, जबकि लायला का कहना था कि उसे अपनी फैमिली अपने बच्चों के पास में जाना है, तो वो गिव अप कर ही नहीं सकती। लेकिन नंबर 5 उसे बहुत ज्यादा समझाता है कि हम हार चुके हैं और अगर हम वापस भी गए तो वहाँ पे पूरी की पूरी टाइमलाइन बर्बाद हुई हुई मिलेगी। इससे अच्छा हम थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। काफी समझाने के बाद में लायला बात मान जाती है, जिसके बाद में सीन यहाँ इसी किंग रेज के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जीन कपल आपस में बैठ के बात कर रहा था। जो जीन का हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल नहीं पसंद, जबकि जीन की वाइफ कहती है कि हमें एटलीस्ट उससे बात तो करनी चाहिए, वो क्या कहना चाहता है, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। जिसके बाद में दोनों ही उठ के साई के पास में जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे साई इन्हें इन्फॉर्म करता है शुद्धिकरण के बारे में, कि उसे सब कुछ पता है शुद्धिकरण के बारे में, और जो जेनिफर भाग गई है उसे ये भी पता है। वो पूछता है कि आखिर जेनिफर भागी कैसे, जहाँ पे जीन बताती है कि हमने उसकी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी थी, लेकिन वो बस भाग गई, वो भी एक टेंटिकल वाले लड़के के साथ में। जब ये बात साई सुनता है तो कहता है कि इसी चीज की तो कमी थी, आखिर ताले को उसकी चाबी मिल ही गई, जैसे ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद में हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको शुद्धिकरण का मीनिंग समझाती हूँ। जैसे कि हमने 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी, एक था मैरीगोल्ड जो कि अम्ब्रेला एकेडमी वालों के अंदर था, वहीं पे जो दूसरा था ड्यूरैंगो वो जेनिफर के अंदर था। अगर ये दोनों अपोजिट एलिमेंट मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। अब ये जो द कीपर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो शुद्धिकरण कराना चाहती है, यानी कि ब्लास्ट होगा तो टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और ये सारे लोग नई टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लोग चाहते थे, यानी कि कीपर्स चाहते थे कि बेन और जेनिफर मिल जाए, लेकिन जो बाकी सारे लोग हैं वो अर्थ को बचाना चाहते थे, एक बड़ा ब्लास्ट नहीं करवाना चाहते थे, तो इसी के कारण वो जेनिफर और बेन को अलग करना चाहते थे। अभी इसी टॉपिक के बारे में सारी कुछ बात चल रही थी, जहाँ पे साई कहता है कि कोशिश करो कि अम्ब्रेला एकेडमी वाले भाई बहनों को बेन और जेनिफर से दूर रखना। जिसके बाद में सीनिया वापस से क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो बेचारा अभी भी अकेला लेटा हुआ था, उसके ऊपर कुत्ते की आत्मा निकल के आ गई थी, जो कि पहले भौंकती है और क्लाउस बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, लेकिन बाद में उसे चाटने लग जाती है। क्लाउस उस कुत्ते की आत्मा से बात करता है और कहता है कि प्लीज मेरे लिए मदद बुला के लाओ, बाहर जाओ और भौंको और किसी इंसान को बुला के लेकर आओ ताकि मेरी जान बच सके। जिसके बाद में सीनिया एलिसन और उसकी बेटी क्लेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमें पहले ही पता था लास्ट एपिसोड के अंदर कि एलिसन और क्लेयर क्लाउस को ढूंढने के लिए जाने वाले थे। अब क्लेयर एक गलत गली के अंदर लेकर आती है एलिसन को, तो एलिसन भड़कने लग जाती है कि आखिर तुम इस गली के अंदर कब आई। तो क्लेयर कहती है कि मैं अंकल क्लाउस के साथ में आई थी और अभी झगड़ा मत करो, अभी हमें अंकल क्लाउस को ढूंढना चाहिए। एलिसन दरवाजे खटखटाती है तो ये पूरा एक प्रोस्टिट्यूट वाला एरिया था, सारी लड़के आदमी वगैरह यहाँ से बाहर निकल रहे थे। एलिसन सबसे पूछती भी है कि क्या तुम क्लाउस को जानते हो, क्या तुम क्लाउस को जानते हो, लेकिन कोई भी क्लाउस के बारे में नहीं जानता था। तभी क्वीन आता है और एलिसन के सर पे जोरदार से डंडा मारता है। बेचारी एलिसन नीचे गिर जाती है और खुद के पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब ये बात क्वीन को पता चलती है कि एलिसन के पास में भी पावर्स है, तो इसका मतलब है कि वो एलिसन को भी काम पे लगा देगा, उल्टे सीधे काम करवाएगा। और एलिसन जो थी वो खुद की पावर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ पे उसकी बेटी पीछे से आ जाती है क्लेयर और क्वीन के सर पे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसे पकड़ लेता है। तब तक तो एलिसन खड़ी हो जाती है और अपनी पावर्स को वापस से इस्तेमाल करती है और इस बार तो वो उसे हवा में लटका देती है और उसके दोनों बॉल्स को ब्लास्ट कर देती है। वो रोता रह जाता है और कहता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। एलिसन कहती है कि मेरे भाई बहनों से कभी पंगा लेने की कोशिश मत करना और मेरी बेटी को तो कभी हाथ भी मत लगाना। अब बता आखिर मेरा भाई कहाँ पर है। जहाँ पे क्वीन बता देता है कि उसने क्लाउस को जानवरों के ग्रेवयार्ड के अंदर दफना दिया है। जिसके बाद में एलिसन और क्लेयर क्लाउस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से डिएगो और लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डिएगो अब यहाँ पे बैठ के एक आदमी से बातचीत कर रहा था कि आखिर उसकी लाइफलाइन कैसी चल रही है, यहाँ के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने बड़े से बड़ा मिशन कैसे करा है। जहाँ पे आदमी बताता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसकी ऑलरेडी 3 बीवियां हैं, तीनों से अलग अलग बच्चे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइफ इतनी ज्यादा बिजी चल रही थी कि उसकी हर एक वाइफ उसे छोड़ छोड़ के चली गई और जब भी वो वापस लौट के आता तो सब लोगों से उसके गिले शिकवे रहते थे, बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाता था। और ये बातें कहीं ना कहीं डिएगो सोचता है कि डिएगो की ये एक ड्रीम जॉब थी। डिएगो के पास में भी 3 बच्चे थे। सोचो अगर डिएगो ने ये जॉब ज्वाइन कर ली होती तो डिएगो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से कितना ज्यादा दूर हो जाता। जिसके बाद में डिएगो यहाँ के लोगों के बारे में पूछता है तो डिएगो को पता चलता है कि नहीं, वो तो कैस्टर ऑयल का कोई फोकट सा केस था जिसे तो शायद कभी लेना भी नहीं चाहिए था। डिएगो को अब समझ में आ रहा था कि शायद ये बिल्कुल गलत जगह पे है। तभी वो लायला के लिए कॉल करता है घर पे, लेकिन लायला अब तक घर पे नहीं पहुंची थी। हालांकि गाइस इस टाइमलाइन के अंदर और लायला वाली टाइमलाइन में गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लायला और नंबर 5 जिस टाइमलाइन में है वहाँ पे वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इस टाइमलाइन के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी लायला को गए वो मुश्किल से 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ लायला और नंबर 5 के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। ये एक स्ट्रॉबेरी वाले से अच्छे से फार्म हाउस के अंदर खड़े थे, बिल्कुल नहाए धोए हुए से, अच्छे से रिलैक्स करे हुए थे। और तब पता चलता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ 6.5 साल बिताए, तो इन दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत भी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से किस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शायद ये चीज गलत थी। लेकिन लायला कहती है कि अब मुझे ये चीज गलत भी नहीं लग रही है, क्योंकि नंबर 5 को भी लग रहा था कि इतने सालों के बाद में अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटा है, तो ये चीजें भी कर सकते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से जीन कपल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जीन का हस्बैंड आता है और साई को मारने की कोशिश करता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन साई कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन साई कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है, तुम मेरे आसपास भी मत भटकना और
अगर वापस से आ गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। साई जाते हुए भी कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन ये जीन का हस्बैंड कहता है कि चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी शूट कर दूंगा। जिसके बाद सीन लूथर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लूथर को तो पहले से ही डाउट लग रहा था, इसी के कारण वो ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे मेन ऑफिसर्स का रूम था। लेकिन तभी यहाँ पे नंबर 5 का असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे पूछता है कि भाई तुम कहाँ घूम रहे हो। लूथर कहता है कि नहीं, मैं तो बस वॉशरूम में जाना चाहता था। तो ये लड़का उसे वॉशरूम का रास्ता बता देता है। लेकिन लूथर वॉशरूम जाने की बजाय किसी डायरेक्टर के कमरे में घुस जाता है और फाइल्स देखने लगता है कि आखिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एक ड्रॉर, 2 ड्रॉर और तीसरी ड्रॉर को तो गलती से लूथर ने तोड़ ही दिया था। और अब फिर भी लेकिन वो फाइल्स ढूंढता है कि शायद उसे कुछ तो मिल जाए क्लू। लेकिन इतनी ही देर में नंबर 5 का असिस्टेंट अपने साथ में बॉस को ले आता है। और अब यहाँ पे यही बॉस लूथर को पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। लूथर कहता है कि मैंने बस देखा कि ये ड्रॉर टूटी हुई थी, तो मैं तो बस इस ड्रॉर को ठीक करना चाहता था। तो ये बॉस कहता है कि इस चीज के लिए अलग अलग लोग रखे हुए हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। और वो लूथर को यहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे लूथर देख लेता है कि जो द कीपर्स का एक सिंबल था अम्ब्रेला अकेडमी का, यानी कि वो अम्ब्रेला उल्टा था। तो वो सिंबल इसके बॉस के हाथ पे बना हुआ था। इसका मतलब है कि उसका बॉस भी कीपर के ग्रुप से मिला हुआ है। अब वो लूथर को एक लिफ्ट में लेकर आता है, जबकि बेसमेंट में नहीं, वो उसको 6th फ्लोर पे लेके जाता है और 6th फ्लोर में भर भर के इंसानों को भर लेता है। जब तक ये लिफ्ट नीचे आ रही थी तो पिटने की आवाजें आ रही थी। अब यहाँ पे लूथर नहीं बल्कि लूथर ने इन सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार पीट दिया था, क्योंकि लूथर को समझ में आ गया था कि ये बहुत ज्यादा डाउटफुल लोग हैं। उसके बाद में वो डियागो के पास जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। तब तक डियागो को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही लोग यहाँ पे इन्हें मारने के लिए आते हैं तब तो डियागो भी रेडी हो जाता है और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। एक गजब का फाइट सीक्वेंस सीन आता है। गोलियां बारूद चल रहे थे, हाथ मुक्के चल रहे थे, चाकू चल रहे थे और एक साथ में इस सीआईए के कई सारे लोगों को डियागो और लूथर ने मार दिया था। और उसके बाद में और भी लोग आने वाले थे तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस ही लायला और नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे नंबर 5 जानवरों का शिकार करके लाता था और लायला खाना बनाया करती थी। इस बार तो नंबर 5 अपने हाथों से एक ब्रेसलेट बना के लाया था, क्योंकि लायला ने एक म्यूजिक सिस्टम को ठीक कर दिया था। ये दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ में खुश रहना बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी नंबर 5 को उसके लिए और भी चीजें बनानी है, तो वो लायला के लिए और चीजें ढूंढने के लिए जाने वाला है। जिसके बाद में सीन यहाँ बेन और जेनिफर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जेनिफर बहुत ज्यादा पेन में है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा हलचल हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बेन कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, बस हिम्मत रखो। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अभी वो सबवे के अंदर ही घूम रहा था, कुछ चीजें देख रहा था कि लाइटें आखिर कैसे चली गई, तो वो यहाँ से नीचे जंप कर जाता है। जब वो नीचे चीजों को कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे यहाँ पे एक बुक मिल जाती है। और गाइज ये बुक उसके खुद के हाथ से लिखी हुई बुक थी और ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने नंबर 5 ने, जो अलग टाइमलाइन का नंबर 5 था, उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बना के छोड़ रखा था। लेकिन नंबर 5 को लगता है कि अगर ये चीज उसने लायला को दे दी तो वो और लायला दोनों को ही पुरानी टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। और वो लायला के साथ में बहुत खुश है इस टाइमलाइन में, तो वो लायला को घर जाने का रास्ता बताता ही नहीं है। जिसके बाद में सीन यहाँ क्लाउस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब तो उसे इस जगह को खोलना ही था। इसी के कारण वो धम 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 करके बहुत सारे पंचेस मारता है। अब तक यहाँ पे एलिसन और क्लेयर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्लाउस को कौन सी जगह पे दफनाया गया होगा। तभी यहाँ पे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। यहाँ एक तरफ क्लाउस पंचेस मार के उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, वहीं पे दूसरी तरफ एलिसन को कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन के पता चल जाता है कि जरूर क्लाउस इसके अंदर ही होगा। एलिसन खोदने लगती है कंटिन्यूअसली और आखिरकार क्लाउस ने भी उस लकड़ी को तोड़ लिया था। जिसके बाद क्लाउस रोता रोता एलिसन से मिलता है कि आखिरकार तुमने मुझे फिर से बचा लिया। और इस बार तो क्लेयर भी थी उसके साथ में। तब जाके क्लाउस को फील होता है कि अगर उसकी बहन नहीं होती तो शायद उसे कोई नहीं बचा पाता। और ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से लायला के ऊपर और नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे लायला 7वें साल की सालगिरह पे नंबर 5 को फिल्टर्ड कॉफी गिफ्ट करती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में कुछ भी नहीं था, सब बर्बाद हो रखा था, तो कॉफी मिलना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और अब जाके नंबर 5 को थोड़ा गिल्ट फील होता है और वो लायला को एज अ गिफ्ट वही बुक देता है, यानी कि घर लौटने का रास्ता, जिसे देख के लायला भड़क जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे पास में कितने टाइम से है। नंबर 5 कहता है कि लगभग 5 महीने से। जिसके बाद तो लायला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो खुद का सामान उठाती है और यहाँ से जाने लगती है। नंबर 5 उसे समझाता है कि उस टाइमलाइन में कुछ भी नहीं बचा होगा और आखिर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तब यहाँ पे लायला कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये चीज बोलने की, वहाँ पे मेरा हस्बैंड है, मेरी 3 बच्चे हैं, मैं उन सबको छोड़ के यहाँ पे अटकी हुई थी। तो नंबर 5 कहता है कि क्या तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने हर सिचुएशन में तुम्हें संभाला है और आज तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल सकता हूँ। लायला कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइविंग था, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं अकेली भी रह सकती थी, लेकिन मुझे मेरे फैमिली के पास जाना है, वहाँ पे मेरे बच्चे हैं। और नंबर 5 को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है कि लायला को वापस से अपनी पुरानी फैमिली के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद में सीन या विक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि रेजी के साथ में बेन और जेनिफर को ढूंढने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे रोड के बीच में ही 2 जलती हुई गाड़ियां पड़ी थी। ये दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब ये द कीपर्स के लोग थे जो कि इन्हें मारना चाहते थे। गजब वाली गोलीबारी शुरू हो जाती है। विक्टर रेजी को गाड़ी के अंदर फेंक देता है ताकि वो बचे रहे। बाकी सारे लोग ऑलमोस्ट मर गए थे। तभी विक्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सारे लोगों को जान से मार देता है और जो जलती हुई गाड़ियां थी उन्हें भी हटा देता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है। रेजी गाड़ी स्टार्ट करता है, तब पता चलता है कि विक्टर के हाथ में गोली लग चुकी थी। तब यहाँ पे
विक्टर रेजी से कहता है कि आप ठीक तो है ना, जहाँ पे रेजी कहता है कि तुमने मुझे गाड़ी के अंदर फेंक दिया था तो ऑब्वियसली बात है मैं ठीक ही रहूंगा ना। और उसके बाद वो गिल्ट खा के बोलता है कि जो तुम्हारा पुराना फादर था वो सच में बहुत ज्यादा बुरा था, तुम्हें भी यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए थी, तुम डिजर्व करते हो। यानी कि ये रेजिनाल्ड तो इन बच्चों का फैन था एक तरीके से कि ये बच्चे सच में कितने अच्छे हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ बेन और जेनिफर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जेनिफर अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसी के कारण बेन को बीच रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ती है और ये दोनों एक सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे लोगों को पता चलने लग गया था, यानी कि द कीपर्स के जो लोग थे उन्हें पता चल गया था कि बेन और जेनिफर आ चुके हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। यहाँ बेन मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन तब तक जेनिफर यहाँ से गायब हो जाती है। जेनिफर अंदर वॉशरूम में जाके लेट जाती है और बेन भी उसके पास ही जाके लेट जाता है, क्योंकि बेन को दिख रहा था कि जेनिफर की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। जिसके बाद में सीन यहाँ जीन कपल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हम साई को देखते हैं। जीन गुस्से में आके साई को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही साई ने अपने हाथ के अंदर से टेंटिकल निकाला और सीधा जीन के हस्बैंड को जान से मार दिया। अब गाइज ये चीज तो हमने थर्ड सीजन के अंदर, सेकंड सीजन के अंदर देखी थी कि रेजिनाल्ड एक एलियन है, तो फिर आखिर ये बंदा कैसे एलियन हुआ। तब पता चलता है इसका फेस हटने पे कि ये और कोई नहीं बल्कि रेजिनाल्ड की वाइफ है और वो ही ये सारी चीजें करवा रही थी, यानी कि वो ही इस टाइमलाइन को बर्बाद कराना चाहती थी जेनिफर और बेन को आपस में मिलवा के। जिसके बाद में ये भयानक सी एलियन जीन के हस्बैंड का सारा माल मटेरियल बॉडी के अंदर से निकाल के उसका फेस ले लेती है और उसके बाद में अपनी वाइफ के पास में जाती है। अब यहाँ पे जो जीन की वाइफ थी वो तो एक ही बार में पहचान जाती कि तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुमने तो कभी आइसक्रीम खाई नहीं, तो तुम आखिर कैसे आइसक्रीम खा रहे हो। जहाँ पे ये जीन कहता है कि अरे नहीं बस मेरा मन कर रहा था, मैंने इसलिए आइसक्रीम खाई, तुम तो मिशन के बारे में सोचो आखिर करना क्या है। तभी एक इन्फॉर्मेशन आती है बेन और जेनिफर मिल गए हैं और आखिर ऑर्डर्स आने का वेट है। तब यहाँ पे जीन कहती है कि ठीक है तो फिर म्यूजिक प्ले कर दो और इसी के साथ में गाइस ये अमेजिंग सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस फोर्थ सीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड ही थे और ये आज आखिरी सेकंड लास्ट एपिसोड था, जिसके बाद गाइस अब मिलने वाले हैं अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से फाइनल एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम हमारी अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 के आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लाइला और नंबर 5 एक अलग टाइमलाइन में फंस गए थे तकरीबन 6 साल के लिए। इसी के साथ में जेनिफर की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी, बेन उसे ले लेके भाग रहा था, क्लाउस मरता मरता बचा था, एलिसन ने उसे बचा ही लिया था आखिरकार। लूथर और डिएगो को सीआईए की सारी सच्चाई पता चल गई थी और इसी के साथ में विक्टर और रेजिनाल्ड जेनिफर और बेन तक जाने के लिए निकल गए थे। सारे कीपर्स भी एक जगह इकट्ठा होने वाले थे और साथ ही में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जो जीन कपल था वो मारा गया था, उसका जो हस्बैंड था वो मारा गया था और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रेजिनाल्ड की वाइफ एबिगेल थी, क्योंकि वो भी एक एलियन ही थी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जो कि लास्ट एपिसोड है गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि म्यूजिक प्ले कर दो, जैसे म्यूजिक स्टार्ट करी जाती है उसके बाद में पूरे शहर से निकल निकल के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे लोग द कीपर्स के लोग थे, अलग अलग जगहों पे काम करते थे, इनके पास में अपनी पुरानी टाइमलाइन के थॉट्स आया करते थे और इन सबको फील होता था कि ये सारे लोग एक गलत टाइमलाइन के अंदर फंसे हुए हैं, इन लोगों को अपनी खुद की टाइमलाइन में जाना है, जिसके लिए ये शुद्धिकरण के लिए तैयार है। वो शुद्धिकरण जिसके चक्कर में सारे लोग मारे जाएंगे, टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और वो लोग अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। इसी के कारण शहर के जितने भी लोग इस द कीपर्स की कम्युनिटी से जुड़े हुए थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और शहर के एक हिस्से में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें जीन कपल दिखाया जाता है, जो कि सारे लोगों को मोटिवेट करता है कि जल्द से जल्द शुद्धिकरण होने वाला है, हम लोगों को एकजुट होना है। कई लोग आएंगे जो कि हमें मारने की कोशिश करेंगे, अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ऐसे के ऐसे ही खड़े रहना है, चाहे कोई भी आएगा तो हमारी लाश के ऊपर से होके जाएगा। अब जो यहाँ पे जीन का हस्बैंड था वो जीन का हस्बैंड तो था नहीं, वो तो एबिगेल थी, रेजी की वाइफ, तो भी उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी यहाँ पे जीन की वाइफ ही सारे लोगों को मोटिवेट करती है, शुद्धिकरण के लिए सबको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। जिसके बाद में सीनियर विक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि रेजी को कहता है कि देखो आपको मुझे एक मौका तो देना ही पड़ेगा, मुझे बात करने दो और मैं सारी कोशिश कर ही लूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अच्छा खासा वादा हुआ था। जिसके बाद में सीन यहाँ लूथर और डिएगो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब डिएगो और लूथर दोनों ही आपस के अंदर बातचीत करते हैं, क्योंकि डिएगो इतने साल से एक फैमिली के बीच में रहा था, उसने बस बच्चे संभाले थे, एक बोरिंग सी जॉब किया करता था। लूथर भी एक स्ट्रिपर बन गया था, क्लब के अंदर डांस किया करता था, बूढ़ा हो गया था और इन दोनों ने सीआई के एजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारा। इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था वापस एक कमबैक करके। इसी के साथ में डिएगो लूथर को अप्रिशिएट करता है ये कहकर कि सीआई का पर्दाफाश लूथर ने किया है। नंबर 5 इतने सालों से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चला कि सीआई के लोग ही कीपर है। जिसके बाद में दोनों मिलकर डिएगो के घर पे पहुंच जाते हैं। लाइला अभी तक भी नहीं पहुंची थी, लेकिन डिएगो अपने बच्चों से मिलता है, बहुत खुश होता है, उसे गिफ्ट वगैरह देता है और लूथर भी घर में एंट्री करता है और कपड़े वगैरह मांगता है। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से जीन कपल के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे रेजी और विक्टर दोनों आपस में बातचीत करने के लिए आए थे, डील करने के लिए आए थे, क्योंकि विक्टर को ऐसा लगता था कि अगर वो जीन कपल से बात करेगा तो शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे रेजी का कहना था कि तुम हमें बेन और जेनिफर दे दो, जहाँ पे ये कपल
कपल कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें वो दे देंगे, शुद्धिकरण होना चाहिए और वो होके ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिनाल्ड कहता है कि तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो विक्टर अपना, तुम्हें जो काम करना है करो, नहीं तो मैं उसे गोली मार के खत्म कर दूंगा। जहाँ पे जीन कपल कहता है कि अच्छा तुम्हें उसे मारना है तो लो, इतने सारे लोगों के ऊपर से होके चले जाओ और तुम जरूर अंदर पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों को मार के जाना तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है। तभी यहाँ पे जीन का हस्बैंड उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि तुम हमेशा भड़क जाते हो, तुम किसी की बात नहीं सुनते, एक लड़की की जैसी। तो रेजी कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम एक आदमी हो और तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता है कि जो जीन कपल है उसका हस्बैंड के अंदर तो एबिगेल है। जहाँ पे रेजी अपने साथ में विक्टर को ले जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट वाला ऑप्शन है, तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते हो। जहाँ पे विक्टर फिर से टाइम मांगने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जीन कपल एक साथ में खड़ा था और आपस में इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को देखने लगती है और पहचानने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहा है, आखिर ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कौन है। और उसे ऐसा शक होता है कि उसका हस्बैंड इन लोगों से जाके मिल गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो जीन का हस्बैंड था वो तो एबिगेल था, इसी के कारण वो जाता है, एक तलवार लेकर आता है और अपनी ही वाइफ के टुकड़े कर देता है। बेचारी मरती मरती जीन कहने लग जाती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। इसके बाद में ये हस्बैंड सब लोगों के सामने कहता है कि इसने सबके साथ में धोखा किया है, ये उन लोगों के साथ में मिल गई थी, इसी के कारण मैंने उसे मार दिया। यहाँ के लोग थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं कि इन्होंने तो सब कुछ शुरू किया था, कीपर्स तो इन्हीं का ही काम था, आखिर हम इन्हीं के पीछे तो यहाँ पे आए हैं। तो ये जीन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है अब उसकी बात मानने की, हम लोगों को शुद्धिकरण करना है, तुम सब लोगों को मरने के लिए तैयार होना है और मारने के लिए भी तैयार होना है, आखिर इसमें इसका क्या काम, जो भी अगर डिच करेगा तो उसके साथ में तो ऐसी चीजें होके ही रहेगी। जिसके बाद में सीन यहाँ नंबर 5 और लाइला के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये दोनों 7 साल की बाद में यहाँ पे आए थे। लाइला को डर लग रहा था कि क्या उसके बच्चे, क्या उसका हस्बैंड उसे प्यार भी करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ भूल चुके होंगे। जबकि नंबर 5 का कहना था कि हम अभी भी लौट सकते हैं, लेकिन लाइला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और इतनी ही देर में डियागो आ जाता है, जो कि आते ही लाइला को गले से लगा लेता है और लाइला के यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से गए हुए लाइला को लगभग 1 या 2 घंटे हुए थे, 7 साल नहीं हुए थे। अब यहाँ पे वो लाइला को अंदर बुलाता है, क्योंकि अब उसे लाइला की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी पता लग गई थी। लाइला जैसे अंदर आती है तो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत सालों बाद देख रही थी। लाइला की बेटी कहती है कि मॉम हम अभी थोड़ी देर पहले तो मिले थे, आखिर आप मुझे गले से क्यों लगा रहे हैं। लेकिन लाइला अपनी बेटी को गले लगा के बहुत खुश थी। देखते ही देखते अब पीछे बाकी के लोग भी आ गए थे, यानी कि एलिसन, क्लाउस और क्लेयर। लाइला इन लोगों को भी गले से लगाती है, क्योंकि इन लोगों को उसने बहुत टाइम बाद में देखा था। अब सबको शूज उतार के अंदर बुला लिया जाता है। नंबर 5 का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था, उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जिसके बाद में सीनियर विक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि रेजी ने एक ऑफिसर को कह दिया था कि वो बेन को शूट कर दे, लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपकी जान बचाई है, इसके बदले में आप ऐसे कैसे उसे मार सकते हैं, मुझे थोड़ी देर का टाइम चाहिए। जहाँ पे रेजी कहता है कि इतने सारे लोग दिख भी रहे, तुम्हें कितने लोगों को मारोगी तुम बताओ, और तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन है। आखिर विक्टर यहाँ से चला जाता है। असल के अंदर वो द कीपर्स के पास में जाता है। हम लोगों ने देखा था कि अम्ब्रेला एकेडमी का इनके पास में उल्टा सिंबल है, क्योंकि अम्ब्रेला एकेडमी की ही सारी चीजें इन लोगों को याद थी, तो वो भी अपने हाथ पे विक्टर उल्टा सिंबल बना के हाथ में एक हथियार लेके पहुंच जाता है और इन लोगों को कहता है कि मैं लेट हो गया था, मुझे माफ कर दो, शायद थोड़ा ट्रैफिक था। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जाके लग जाओ लाइन के अंदर। विक्टर कहता है कि नहीं मुझे भी सामने लगना है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है सामने लग जाओ। तो विक्टर कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत दूर से आया हूं ना, तो मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो अब ये आदमी थोड़ा समझ जाता है और कहता है कि तेरा दिमाग खराब है क्या, चला जाए यहाँ पे कहीं साइड वाइड में। तो विक्टर कहता है कि ठीक है मैं गली के अंदर जाके कर लेता हूँ। अब विक्टर गली के अंदर जाता है, डस्टबिन के ऊपर जाके अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ का लीडर आके विक्टर को पकड़ लेता और उसे मारता है। लेकिन विक्टर के पास में बहुत खतरनाक वाली पावर थी, जिससे कि वो उसके परखच्चे उड़ा देता है, सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद में विक्टर जंप करके सीधा अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद का माहौल तो हद से ज्यादा खराब था। वो सीधा वॉशरूम के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे बेन और जेनिफर लेटे हुए थे। जेनिफर के हद से ज्यादा टेंटिकल्स निकल गए थे, बेन एक मॉन्स्टर के अंदर बदल गया था। विक्टर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। जिसके बाद में सीनिया वापस से फैमिली के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ एक तरफ विक्टर सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे ये सारे भाई बहन एक साथ में बैठ के गॉसिप कर रहे थे कि आखिर कौन कहाँ पर था। एक तरफ क्लाउस बताता है कि वो तो बस अभी जिंदा होके आया है, क्योंकि उसे मार दिया गया था, दफना दिया गया था। इसी के साथ में डियागो और लूथर भी अपने बारे में बताते हैं कि सीआई के एजेंट कितने ज्यादा खराब है, वो भी द कीपर के मेंबर ही है। नंबर 5 इतने सालों तक काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब इन सब बातों से कहीं ना कहीं नंबर 5 चिढ़ रहा था। तो लूथर कहता है कि तुम चुप क्यों हो, आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हो। नंबर 5 कहता है कि देखो मुझे सोचने दो, फालतू का मुझे दुखी मत करो, अब जो काम शुरू किया है उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा, हमें बेन और जेनिफर के पास में जाना चाहिए। लाइला उसे रोकने की कोशिश करती है, तो नंबर 5 उसे झटका देता है और कहता है कि मेरे ऊपर कुछ भी मत बोलो। तो डियागो कहता है कि एक मिनट, तुम मेरे वाइफ से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, वो भी मेरे ही घर के अंदर। इस बात के अंदर नंबर 5 और डियागो के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। लाइला इन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और तभी डियागो को लाइला के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। डियागो कहता है कि ये ब्रेसलेट कहाँ से आया, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, तुम कभी नहीं पहनती हो। और तब वो नंबर 5 से पूछता है कि आखिर ये कहाँ से आया, जहाँ पे नंबर 5 कहता है कि ऑब्वियस बात है मैंने ही बनाया, तुम्हारे लिए तो मैं बनाऊंगा नहीं। और अब डियागो को लगता है कि बिल्कुल उसको जो शक था वो सच निकला है। उसे पहले ही शक था कि
जो लाइला है वो बुक क्लब पे जाने की बजाय किसी और के साथ जाती थी। इसका मतलब है कि उसका नंबर 5 के साथ में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। यहाँ पे एलिसन कहती है कि हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन लूथर कहता है कि नहीं नहीं प्लीज बैठो यहाँ पे। यानी कि उसको फैमिली शो देखने में थोड़ा मजा आ रहा था। अब लाइला उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम 7 सालों तक एक टाइमलाइन में अटक गए थे, लेकिन डिएगो बिल्कुल नहीं समझता। तब नंबर 5 भी कहता है कि हम एक टाइमलाइन के अंदर गए थे, उसके बाद वहां से हमारी टाइमलाइन गायब हो गई। हम हजारों टाइमलाइन में गए, हमने बहुत बार लौटने की कोशिश करी, लेकिन हम कभी नहीं लौट पाए। लेकिन डिएगो नहीं मानता, बल्कि रोता हुआ सीधा जमीन पे बैठ जाता है और बस कहने लगता है कि तुम उसके साथ में थी, तुमने आखिर उसके साथ में क्या क्या किया, क्या तुम उसके साथ में इंटीमेट हुई, क्या तुम उसे प्यार करती हो और मुझे प्यार नहीं करती, तुमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। लाइला उसे सब समझाती है कि मैंने हर दफे आने की कोशिश करी, बहुत बार आने की कोशिश करी, हम ऐसी टाइमलाइन में भी गए जहाँ पे हमारी जान पे बनाई थी, तो भी हम वहाँ से भाग रहे थे। आखिर हम 7 साल तक भागते रहे, आखिर मैं भी कितना भाग पाती। जिसके बाद हम दोनों करीब आए थे, उससे पहले हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन तब तक तो डिएगो बिल्कुल टूट चुका था कि उसकी वाइफ नंबर 5 के साथ में चली गई है और अब उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद में टीवी पे यहाँ न्यूज आ रही थी बेन से रिलेटेड कि बेन अंदर है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तब ये सारे भाई बहन सोचते हैं कि अब शायद इन्हें अपने भाई की मदद के लिए चले जाना चाहिए। जिसके बाद में सीनिया वापस से विक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है। विक्टर बेन को समझाता रहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन बेन का कहना था कि वो दूर नहीं जा पाएगा, वो जेनिफर को अकेला नहीं छोड़ सकता है। विक्टर उसे समझाता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसी के चक्कर में ये सारी चीजें हुई है। अगर तुम दूर हो जाओगे तो ठीक है, अगर तुम पास रहोगे तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, तुम एक बहुत बड़ा भयानक धमाका करोगे। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो रेजी अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और तुम्हें गोली से मार देगा, तब भी तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता, इवन उसे अपने टेंटिकल से धक्का देके बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है, क्योंकि बेन का कहना था कि वो डर रहा है, उसे घर नहीं जाना है और लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। जो विक्टर है वो डैड के साथ में मिला हुआ है। जिसके बाद में सीनिया वापस अम्ब्रेला एकेडमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सारे इसी टूटी फूटी गाड़ी के अंदर बैठ के बेन और जेनिफर तक जाने की कोशिश करते हैं और इनकी गाड़ी में अभी भी वही वाला गाना चल रहा था, ऊपर से खटारा गाड़ी थी, तो ब्रेक लगने की बजाय ये गाड़ी सीधी और ज्यादा आगे चली जाती है और बिल्कुल गलती से कीपर्स के सामने ही आ जाती है। जिसके बाद तो सारे के सारे लोग मिलके इनके ऊपर शूट कर देते हैं। अब जो भी थी ये खटारा गाड़ी, लेकिन इस खटारा गाड़ी ने इन लोगों की जान बचाई। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ में शूट कर रहे थे तो ये मर भी जाते। तो सब मिलके नंबर 5 को कहते हैं कि अपनी जंप की पावर का इस्तेमाल करो और हमें कहीं और ले जाओ। नंबर 5 कहता है मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब लाइला उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज हम सबके लिए करो, मेरे लिए करो, क्योंकि नंबर 5 कहीं ना कहीं प्यार में था लाइला के, इसी के कारण वो ऐसा करता है, यानी कि जंप लगाने की कोशिश करता है। तो डिएगो कहता है हे भगवान क्या सीन चल रहा है इनका, और सारे भाई बहन सीधा शॉपिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने बेन की इतनी बुरी हालत देखते हैं, जहाँ पे वो एक जला हुआ मॉन्स्टर बना हुआ था और विक्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। या एक तरफ रेजिनेल्ड सोच चुका था कि विक्टर हार गया है और अब उसे शूट करना ही है, इसी के कारण वो ऑर्डर्स दे देता है। इतनी देर में विक्टर अब बेन का हाथ पकड़ ही लेता है और एक अलग ही टाइमलाइन के अंदर चला जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर टाइमलाइन थी। सारे लोग जिंदा है, अच्छे से जी रहे हैं। ये सारे लोग नहीं है, लेकिन बाकी सारे लोग हैं। इसका मतलब साफ था कि अगर शुद्धिकरण हुआ, लोग मरे, तो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इसी टाइम पे गोली आती है जो कि जाके सीधा बेन को लग जाती है। जिसके बाद तो जेनिफर और बेन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। यहाँ एक तरफ अगर बेन मर भी रहा था तो जेनिफर ने उसे अपने पास ले लिया था और जेनिफर और बेन दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और यही था गाइस शुद्धिकरण, जहाँ पे बेन और जेनिफर को एक होना था, यानी कि मैरीगोल्ड और ड्यूरेंगो दोनों केमिकल्स को एक होना था। जैसे ये एक होगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। बाहर एबिगेल यानी कि जीन के हस्बैंड को पता चल गया था, हालांकि वो तो मर गया था, तो एबिगेल ही बची कि शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। अब सबको मरने के लिए तैयार होना है। यहाँ पे सारे भाई बहन सोचते हैं कि इस मॉन्स्टर को मार देंगे तो ठीक रहेगा, तो सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले तो कुछ तो उड़ के ऊपर चले जाते हैं और बाकी के उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये मॉन्स्टर सबके अंदर के मैरीगोल्ड को डिटेक्ट कर पा रहा था और इन सबको खाने की कोशिश करता है। अब जो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो उससे ये मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। जैसे कि लाइला ने उसके ऊपर लेजर शूट करा और उसके बाद में आग लगा दी, तो ये मॉन्स्टर पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद में एलिसन ने अपनी आइस का इस्तेमाल करा कि वो अपनी आंखों से शायद इस मॉन्स्टर को तबाह कर देगी, लेकिन उसे बेन की शक्ल दिखी, इसी के कारण वो रुक गई। इतनी देर में इस मॉन्स्टर ने ऊपर बिल्डिंग को तोड़ दिया था और बिल्डिंग का कई सारा हिस्सा सीधा एलिसन के ऊपर आके गिरता है, तो वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद में लूथर अब चिल्लाने लगता है, उसका ध्यान भटकाने लगता है और नीचे आके सीधा इस बड़े से मॉन्स्टर में एक मुक्का मारता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका खुद का हाथ ही अंदर अटक जाएगा। तब यहाँ पे विक्टर और लाइला दोनों मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसे पावर से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पता चलता है कि बड़ा सा मॉन्स्टर तो इस पावर को अब्सॉर्व कर रहा था और पहले से ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। कैसे तैसे करके भाई बहन एक दूसरे के साथ में इकट्ठे होते हैं, खुद को यहाँ से सेफ्टी से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया था और इस बिल्डिंग से भी बाहर निकल गया था। अब इस वक्त के अंदर डिएगो और नंबर 5 कंटिन्यूअसली झगड़ा कर रहे थे लाइला के पीछे। तो लाइला गुस्से के अंदर आ जाती है और नंबर 5 को धक्का दे देती है कि हटो यहाँ से। और ये बात कहीं ना कहीं नंबर 5 को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। इसी के कारण वो यहाँ से टाइम जंप करता है और सीधा उसी सबवे के अंदर चला जाता है और ट्रेन के अंदर बैठ के निकल जाता है। यहाँ पे अब हम रेजी को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि
काश वो थोड़ी देर पहले गन चला देता तो शायद आज इतना बड़ा डिजास्टर नहीं आता, वो ये वाली टाइमलाइन बचा लेता, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गया है और अब सब मरने ही वाले हैं। वो अपने एक सोल्जर को भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मरने से पहले फाइट करके मरो। उसके बाद में यहाँ जीन का हस्बैंड आके बैठ जाता है। अब जीन का हस्बैंड आके रेजी को कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने कभी भी किसी की बात नहीं मानी, जबकि यहाँ पे रेजिनल का कहना था कि तुम कितने बुरे इंसान हो, इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो, पूरा मानव जाति को खत्म कर दिया तुमने, तुम चाहते तो इन चीजों को रोक सकते थे, मैंने आज से पहले इतना सेल्फिश इंसान नहीं देखा। जहाँ पे ये जीन कहता है कि तुम भी तो बहुत बुरे हो। इन बातों को सुन के कहीं ना कहीं रेजी को बहुत अजीब सा लगता है कि ये औरतों जैसे बात क्यों कर रहा है। यहाँ पे जीन का हस्बैंड अब रेजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डार्लिंग हमेशा से गलत डिसीजन लेते हो, और उसके बाद में वो अपना मास्क हटा देता है। पता चलता है कि ये तो रेजी की वाइफ एबिगेल है और उसने ही ये सारी चीजें करी है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है कि तुमने बहुत गलत चीज करी, तुम मुझे जिंदा करना चाहते थे, मैं जब मर गई थी तो तुम मुझे नहीं बल्कि खुद की पावर्स को जिंदा करना चाहते थे। उसी वक्त तुमने मैरीगोल्ड इस दुनिया में भेजा, मैरीगोल्ड की दुनिया में आते ही सारी टाइमलाइन बिगड़ गई और उस टाइमलाइन को सही करने के चक्कर में हर बार एक नई टाइमलाइन बन गई। अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। जहाँ पे अब रेजी को समझ में आता है कि रेजिनेल की गलती की सजा अब सबको मिल रही है, अब टाइमलाइन ठीक करनी ही पड़ेगी। इसी के कारण जॉन करके एबिगेल ने 2 एलिमेंट्स बनाए और वो एलिमेंट अगर मिल जाएंगे तभी जाके ये पूरा टाइमलाइन खत्म हो पाएगा। यानी कि अब तक जो भी कीपर्स वगैरह का काम चल रहा था वो एबिगेल की नजरों के सामने ही चल रहा था। जिसके बाद में सीनियर नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो ट्रेन के अंदर बैठा था और अपने पुराने 7 साल की कई सारी मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा था कि लाइला के साथ उसने कितना अच्छा टाइम बिताया था। वो बहुत ज्यादा हर्ट था। तभी वो एक ऐसी टाइमलाइन के अंदर पहुंचता है जहाँ पे वो खुद को देखता है नंबर 5 को। इसी के कारण वो ट्रेन से बाहर निकलता है, पीछा करता है और एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है। बहुत शॉकिंग चीज थी कि वहाँ पे न जाने बहुत सारी नंबर 5 थे। नंबर 5 अपने आप को देखता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे नंबर 5 ही थे। वो एक के पास आके बैठ जाता है और अब ये वाला कहता है कि देखो हम नंबर 5 ही है, हम तुम्हारे वर्जन ही है, बस अलग अलग टाइमलाइन के हैं। हम सब लोगों को यहाँ पे जितने भी नंबर 5 है उनमें से कई सारे नंबर 5 ने गिव अप कर दिया था क्योंकि वो टाइमलाइन के खेल को समझ ही नहीं पाए थे। जहाँ पे ये ओरिजिनल नंबर 5 कहता है कि हाँ ब्रोकन टाइमलाइन, एक फ्रेम के अंदर हजारों लाखों की टाइमलाइन। दूसरा वाला नंबर 5 कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। जहाँ पे ये नंबर 5 कहता है कि आखिर हम इन चीजों को ठीक कैसे करेंगे। ये दूसरा वाला नंबर 5 दिखाता है कि यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स है, हम लोगों ने जो अर्थ बर्बाद करी है, हम लोगों ने जो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करा है, ये उन सब के रीजन है और आगे भी हम लोग मरते ही जाएंगे। वो पीछे वाले एक नंबर 5 से कहता है कि जरा बताना हमने अर्थ को कितनी बार डिस्ट्रॉय करा है, जिसकी काउंटिंग लाखों के अंदर थी, और इन सब के पीछे रीजन कौन था? ये द अम्ब्रेला एकेडमी वाले मेंबर। ये जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही टाइमलाइन बिगड़ जाती है और टाइमलाइन बिगड़ने के बाद में ये लोग मरते हैं, वापस से जिंदा होते हैं और वापस से एक पैराडॉक्स बन जाता है। ये चीजें चलती ही रहेंगी तब तक जब तक सारी चीजें बर्बाद नहीं हो जाती, तब तक जब तक ये अम्ब्रेला एकेडमी खत्म नहीं हो जाती। अब जाके नंबर 5 को समझ में आ गया था कि इन सारी टाइमलाइन को बिगाड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो और उसके भाई बहन ही है। अब उसे न चाहकर भी अपने भाई बहनों के पास जाना पड़ेगा और इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारे लोग अम्ब्रेला एकेडमी के अंदर इकट्ठे हो गए थे। लाइला के साथ अपनी पूरी फैमिली थी, साथ ही में एलिसन के साथ उसकी बेटी क्लेयर भी थी क्योंकि एलिसन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। अब यहाँ पे नंबर 5 पहुंच गया था जो कि सबको इन्फॉर्म करने लगता है कि मैं अभी अभी खुद से मिलके आया हूँ। नंबर 5 ने मुझे बताया कि आखिर ये टाइमलाइन गड़बड़ कैसे हो रही है। हम लोग जैसे ही पैदा हुए थे, मैरीगोल्ड इस दुनिया में आया था, तभी से टाइमलाइन बिगड़ी थी और जब जब हम पैदा हो रहे हैं तब तक ये टाइमलाइन बिगड़ती जा रही है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सारे लोग मर जाए। मैरीगोल्ड जैसे ही खत्म होगा वैसे ही एक सिंगल टाइमलाइन हो जाएगी। इतनी सारी टाइमलाइन होने के कारण ही बार बार में पैराडॉक्स बन रहा है। विक्टर कहता है कि हाँ फिर तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, बेन मुझे कुछ दिखाना चाहता था, उसने मुझे बहुत सुंदर टाइमलाइन दिखाई जिसके अंदर हम नहीं है और सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि शुद्धिकरण बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, मैरीगोल्ड खत्म हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन बचेगी, अलग अलग टाइमलाइंस नहीं होगी, ना लोगों के पास में अलग अलग तरीके की मेमोरीज होगी। इससे होगा ये कि हम सब लोगों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, हम हिस्ट्री से ही गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे ये होगा कि हमारी फैमिली जिंदा रहेगी। अब यहाँ पे लाइला का ये प्रॉब्लम आ गया था कि लाइला की तो इतनी बड़ी फैमिली है, अगर ये लोग मर गए तो लाइला अपने बच्चों के साथ में क्या करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लाइला का ही डिसीजन था कि उसे मरना है या नहीं मरना है, बल्कि लाइला को तो मर जाना चाहिए था क्योंकि उसके अंदर भी मैरीगोल्ड है। अगर लाइला जिंदा बची रह गई तो ऑब्वियसली बात है ये सर्कल वापस से चलेगा, वापस से दुनिया डिस्ट्रॉय होगी, तो पूरा मैरीगोल्ड खत्म होना जरूरी है। तभी यहाँ पे क्लेयर आ जाती है एलिसन की बातें सुन के कि मुझे आपके साथ ही रहना है, लेकिन एलिसन मना कर देती है कि तुम्हें अभी पूरी दुनिया देखनी है, बहुत चीजें समझनी है और अपनी लाइफ जीनी है। जिसके बाद में क्लेयर रोने लग जाती है, अंकल क्लाउस से मिलती है, अपनी माँ से मिलती है और उसे तो बस जाना ही पड़ेगा। बाकी सारे लोग भी परेशान थे और कुछ समझ में ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इतना समझ में आ गया था कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी, इन्हें कभी ना कभी तो मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद में अब लाइला अपनी फैमिली को इकट्ठा करती है और सबवे की तरफ निकल जाती है। नंबर 5 उसे वापस लेने के लिए जाता है। वो लाइला को समझाता है कि देखो बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा वापस आना। लाइला कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली कहीं गलत टाइमलाइन में चली गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। नंबर 5 कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जिंदा रह गई तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद में अब लाइला के ऊपर डिपेंड
डिपेंड करता है कि वो इन लोगों के साथ चली जाएगी या फिर वापस लौटेगी। लाइला अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन के अंदर बैठाती है और बिल्कुल एक मोमेंट जैसे दरवाजा बंद होता है तो लाइला रिटर्न आ जाती है। इसका मतलब था कि लाइला ने भी सोच लिया था कि वो अपनी फैमिली को जिंदा रखेगी और वापस से पैराडॉक्स नहीं बनने देगी। उसकी फैमिली रोती रह जाती है, ऊपर से लाइला भी बहुत ज्यादा रोती है। नंबर 5 उसे गले से लगाता है, चुप कराता है कि कोई बात नहीं, हम सब लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, साथ रहेंगे, एक साथ में मरेंगे। यहाँ पे अब घर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। क्लाउस अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि बेन जो जेनिफर के साथ में मिल गया था और ये मॉन्स्टर जो बढ़ता ही जा रहा है, पूरे शहर को खाता ही जा रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इतनी देर में अब लाइला भी पहुंच गई थी, जो कि सबको बताती है कि इनकी फैमिली सही टाइमलाइन के अंदर चली गई है और साथ ही में क्लेयर भी उनके साथ है और बिल्कुल ठीक रहेगी। अब ये सारे भाई बहन मिलके एक दूसरे वाले हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और बस एक साथ मरने का इंतजार कर रहे थे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, अच्छे मूवमेंट्स याद करने लगते हैं। साथ ही में नंबर 5 सबको कहता है कि अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लो। सब एक दूसरे को थैंक यू करने लगते हैं कि ये सब एक दूसरे की लाइफ में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तभी यहाँ पे जो वो मॉन्स्टर था स्लाइमी सा, वो इस घर के अंदर पहुंच चुका था, सबके पैरों पैरों तक आ गया था। यहाँ पे एलिसन और विक्टर आपस में बात करते हैं क्योंकि इन दोनों का झगड़ा हमेशा से ही था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। डिएगो और लाइला भी एक दूसरे से बात करते हैं कि हम दोनों की लाइफ अच्छी नहीं थी, जहाँ पे लाइला कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी थी, हमारे बहुत अच्छे बच्चे थे। और अब धीरे धीरे करके वो स्लाइमी सा मॉन्स्टर इनके पैरों को खाता जा रहा था और इनके अंदर चढ़ता जा रहा था। ये सब मरने लगे थे। क्लाउस भी रोने लगता है और आखिर में बोलता है तुम मेरी सबसे बेस्ट फैमिली रहोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लूथर भी यही कहता है कि अच्छा हुआ जो मैं तुम लोगों के साथ ही मर रहा हूँ। आखिर के अंदर लाइला भी नंबर 5 का हाथ पकड़ ही लेती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब मर ही रहे हैं। आखिर के अंदर ये पूरा स्लाइमी सा मॉन्स्टर इन सब को गायब कर देता है, बिल्कुल खा जाता है। यानी कि सारा मैरीगोल्ड उसी ड्यूरैंगो के अंदर मिल जाता है और जैसे जैसे ये मरते जा रहे थे वैसे वैसे गाइस सारी की सारी टाइमलाइन खत्म होती जा रही थी। जितनी भी अलग अलग टाइमलाइन बन गई थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और सिर्फ एक टाइमलाइन बचती है। अब गाइस यहाँ पे जो टाइमलाइन बनती है बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन बनती है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और यहाँ पे जो लोग दिखाई देते हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के जितने भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी कि वो 3 भाई थे, वो जो एक लेडी थी सीजन 2 के अंदर थी, बूढ़ी सी औरत थी, कमीशन के आदमी के साथ में रहा करती थी, इसी के साथ में जो हैंडलर थी और इसी के साथ में ग्रेस थी, ये सारे मेंबर्स हमें दिखाए जाते हैं। और साथ ही में हर्ब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, यानी कि कमीशन के बहुत सारे लोग। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नई है वो सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला एकेडमी नहीं है। अम्ब्रेला एकेडमी मरी है तब जाके एक बिल्कुल साइलेंट सी टाइमलाइन बन गई है जिसके अंदर लोग आराम से रह पा रहे हैं। और इसी के साथ गाइस ये बहुत अमेजिंग सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। द अम्ब्रेला एकेडमी के गाइस 4 सीजन है, चारों बहुत ही बेहतरीन सीजन है। आखिरी का सीजन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेन के इर्द गिर्द कर दिए गए थे, टाइमलाइन का डिफरेंस था, एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी दिखा दिया गया। हालांकि बहुत बेस्ट सीरीज ही लगी गाइस मुझे, लेकिन 6 एपिसोड के अंदर बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही थी कि काश इसके आगे के भी सीजन्स आते, बट ठीक है ये सीजन्स भी बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। तो गाइस आप लोगों को अम्ब्रेला एकेडमी की ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।